शुरुआत में वो वैम्पायर हमारे एमसी को और उस एल्फ को निकालने में कामयाब रहता है, वो भी बिना किसी परेशानी के। और उन्हें निकालने के बाद उन डांजोन में नीचे उतार देता है। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन आखिरकार तुम हो कौन। तभी वो वैम्पायर उसे इंट्रोडक्शन देता है और उससे कहने लगता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, मेरा नाम डेलन मोर है और मैं नेक्रोमेंसर किंग के द्वारा भेजा गया हूँ आपको बचाने के लिए। ये बात जानने के बाद एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो वैम्पायर दो लोगों को एक देखता है तो वो कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताओ कि तुम दोनों में से जिसने आईवीन को इन्वेंट किया है उन दोनों में से जीलिंग कौन है। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि ये बंदा मैं हूँ, मैंने उस चीज को इन्वेंट किया था। तो हमारा वैम्पायर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो भाई एल्फ भैया। तभी एल्फ भैया उससे कहने लगते हैं कि मैं इस बंदे का फ्रेंड हूँ, मेरा नाम फेलेड है। तो वैम्पायर मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि जो हिज मैजेस्टी हैं वो सिर्फ और जीलिंग से मिलना चाहते हैं, तो तुम्हारे बारे में क्या किया जाए। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक होता है, उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझे वापस से उधर तो नहीं फेंक दोगे। लेकिन एमसी भी कंफ्यूज होते है, उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आए हो, लेकिन क्यों, मुझे क्यों बचा रहे हो तुम। तो वैम्पायर उससे कहने लगता है कि जो भी हो, अब जबकि मैंने तुम दोनों को ऑलरेडी बचा ही लिया है तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर हील कर देता हूँ। जब वे दोनों हील हो जाते हैं तो एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम तो पहले मुझे मारते हो, फिर मुझे टॉर्चर करते हो, फिर उसके बाद खुद ही तुम मुझे बचाते हो, आखिरकार जो नेक्रोमेंसर किंग है वो मुझसे चाहता क्या है। ये बात सुनने के बाद वेम्पू भैया उससे कहने लगता है कि नेक्रोमेंसर किंग भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात जानकर एमसी पूरे कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि ये मुझसे क्यों मिलना चाहता है। वेम्पायर उससे कहने लगता है कि वो तुमसे खुद कुछ पूछना चाहते हैं और वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिरकार वो तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन मन में सोचते हो एमसी भैया उससे कहने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा सस्पिशियस है, क्या ये मुझे इस तरीके से पनिश देना करना चाहता है। तभी एल भैया अपने वेम्पू भैया से पूछने लगते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या करोगे। तो वैम्पायर उससे कहने लगता है कि हिज मैजेस्टी सिर्फ और सिर्फ जीलिंग से मिलना चाहते हैं, और बात करें तुम्हारे बारे में तो मैं तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह इंतजाम कर देता हूँ। ये बात सुनकर वो खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम मेरे साथ चलोगे। सबसे पहले मैं तो तुम्हें साफ कर देता हूँ, तुम नहा धो लो और इस तरीके से तैयार हो जाओ, फिर हम लोग हिज मैजेस्टी मिलने के लिए जाएंगे। और हमारा एमसी तुरंत मिलने के लिए उसे तैयार हो जाता है। तभी पीछे से वो एल्फ चिल्लाते उससे कहने लगता है कि स्लाइम, मुझे नहीं पता कि आगे चलकर क्या होने वाला है, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर चांस मिलता है, अगर तुम मुझसे मिलते हो तो हम लोग खूब मजे करने वाले हैं। और एक और बात, हो सके तो किंग से मेरे बारे में अच्छी बात है कहना। ये बात सुनकर एमसी वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा सोच क्या रहा है। इसे लगता है कि मैं वाकई में वहां से सर्वाइव भी कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे खुद जाकर उस नेक्रोमेंसर किंग से मिलना होगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि आखिरकार मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मेरा जो नाम है झूठा इल्जाम लगाया उसे क्लियर करना चाहता हूँ। और तभी वैम्पायर हमारे एमसी को वहां पर तैयार करके लेकर आता है। जैसे ही हमारा एमसी आकर देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सामने वो बटरफ्लाई बैठी होती है और उसके सामने वो किंग बैठा होता है नेक्रोमेंसर। यहाँ पर उसको ये शक्ल पे देखते हैं तो पता चलता है कि बटरफ्लाई काफी ज्यादा उदास है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि बटरफ्लाई की हालत तो बिल्कुल ठीक है। ये जानकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जैसे आगे जाता है तो उसे वही फीमेल डेविल मिलती है जिसने हमारे एमसी को पकड़ा था, लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो काफी ज्यादा कांपने में लगी हुई है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो एमसी उससे जाकर कहने लगता है कि अच्छा तो तुम है नेक्रोमेंसर किंग, चलो मैं सीधे सीधे स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो नेक्रोमेंसर किंग वहां पर खड़ा होता है और धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ने लगता है और आकर उससे कहने लगता है कि इतने समय बाद फाइनली मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, पहले हम लोग मिल चुके हैं। ये देखकर पूरी तरीके से एमसी कंफ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है जिंदगी में ये। तो नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि मिस्टर जीलिंग, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक बार पूछूंगा। और पूरी तरीके से जीलिंग कंफ्यूज होता है, कहा तुमने बटरफ्लाई से मिलने से पहले और बटरफ्लाई के मिलने के बाद तुमने क्या किया है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर उससे घबराते हुए कहने लगता है कि ये बास्टर कहीं का ये मुझे पर्सनली जज करने वाला है। तो हमारा एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं सबसे पहले कॉमनर विलेज से आया हुआ हूँ और मैंने वहां पर आने सिटी में आने के बाद अपना बिजनेस चालू कर दिया था और मैंने अपनी किस्मत आजमाई, और जब मैं सिटी की तरफ जाने में लगा हुआ था उसी समय पे मैं बटरफ्लाई से मिला। उस वक्त ये किसी कॉफिन में सोने में लगी हुई थी और उसके हाथों में एक रिंग भी रखी हुई थी। सडनली मैंने उस रिंग को छूने की कोशिश की तो वो सारा का सारा सामान उस रिंग के अंदर चला गया और साथ में बटरफ्लाई भी, और इस तरीके से उस रिंग को मैंने अपने पास रखा। और जब मैं फेंगलू में चला गया तो मैंने वहां पर बहुत ज्यादा पैसे बनाए, लेकिन मर्चेंट गिल्ड वाले लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन उस मोमेंट पर बटरफ्लाई ने आकर मेरी जान बचाई। फिर मैंने अपनी एक नया बिजनेस खोला, इन्वेंट किया उस आईवीन को, उसके बाद मैंने खूब सारे पैसे कमाए। लेकिन जब मैं अपने बिजनेस को इंटरनेशनली प्रमोट करने के लिए जाने में लगा हुआ था आईवीन के वाले को, तो मुझे असैसिन गौरव द्वारा अटैक कर दिया गया था ओगा किंगडम की तरफ से। लेकिन हमने किसी तरीके से उन असैसिन को मारने में कामयाब रहे, तो हमें उस फीमेल डेविल के द्वारा किडनैप कर लिया गया यहाँ पर, जहाँ पर इसने हम पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने इसे किडनैप कर रखा हुआ। और मेरी बात सुनने के लिए तो ये फीमेल डेविल सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इसी तरीके से सारी की सारी घटना आई। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं कितने ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाला हूँ,
लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पर मैं कमजोर जो हूँ। ये सारी की सारी जर्नी सुनने के बाद नेक्रोमेंसर किंग मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसने डिलीवरी इंश्योरेंस, एविन, ये सभी की सभी चीजें इन्वेंट की है। इससे पता चलता है कि ये बंदा ट्रेवल करके आया है बिल्कुल मेरी ही तरह। तभी नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि तुमने बेसिकली वही चीज कही है जैसा कि बटरफ्लाई ने मुझे बताया था। तभी बटरफ्लाई अपने चेहरे को घुमाती है और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ा हुआ होता है और वो शर्मा रही होती है। तो नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि मिस्टर जीलिंग, मैं यहाँ का किंग पर्सनली आपसे माफी चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपको मेरी वजह से इतना ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती और बटरफ्लाई पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और फीमेल डेविल को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। तो वो समझाता है और उससे कहने लगता है कि सच सच बताऊं, ओरिजिनली मैं तुम्हें इन्वाइट करना चाहता था जिसने आईवीन को इन्वेंट किया है, लेकिन किसे पता था कि बटरफ्लाई भी तुम्हारे साथ रहेगी। एक तरफ मैंने किसी को भेजा था तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए, इन्वाइट करने के लिए अच्छी तरीके से, दूसरी तरफ मैंने भेज दिया था जिसने बटरफ्लाई को किडनैप किया है उसे मारने के लिए। लेकिन मैंने इस बात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि वे दोनों के दोनों बंदे एक ही निकलेंगे। लेकिन अंत में आकर यहाँ पर सारी की सारी गलती इस बैक्सिस की है जिसने एक रॉन्ग बंदे को पकड़ लिया है। यहाँ पर इस बैक्सिस की इतनी फटी पड़ी होती है कि वो कपा रही होती डर के मारे। तभी नेक्रोमेंसर किंग अपनी उंगली से एक मैजिक बीम छोड़ता है उस बैक्सिस की तरफ, जिससे कि इस बैक्सिस के सीने में काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो जल जाती है और वो उसके आंसू भी निकल पड़ते हैं, इतना पसीने छूटे होते दर्द के कारण। तो नेक्रोमेंसर किंग उसे बताता है और एक्सप्लेन करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि ये बंदा मेरा जो गेस्ट है वो अभी भी जिंदा है। अब जबकि तुमने मुझे कई सालों से काफी सर्व करते हुए आने में लगी हुई हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ। लेकिन भले ही मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ, लेकिन तुम्हें बिना पनिशमेंट के नहीं जाने दे सकता मैं। और तभी उसके सीने पर एक मार्क बन जाता है जिसको देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और सरप्राइज हो जाती है। तभी नेक्रोमेंसर किंग अपनी दूसरी उंगली उठाता है तो दूसरा निशान हमारे एमसी के हाथ में बन जाता है, जिसको देखकर एमसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। यहाँ पर नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि आज से और अभी से मैं ये अनाउंस करता हूँ कि तुम जीलिंग की स्लेव रहोगी 80 सालों तक। और अगर तुमने कभी सोचा भी इसको धोखा देने के या फिर उसे मारने के बारे में, तो ये कर्ज मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया है वो कर्ज एक्टिवेट हो जाएगा और तुम ऑन द स्पॉट मारी जाओगी। अगर जीलिंग मरता है तो किसी भी एक्सीडेंट से तो भी तुम मर जाओगी उसके साथ में। ये बात सुनने के बाद फीमेल डेविल अपना सर झुकाती है और उससे कहने लगती है कि यस योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझ पर इतनी दया दिखा रहे हो। और ये कहते कहते वे रोने में लगी होती है और मन में सोचते हुए कह रही होती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ और मेरी ये हालत हो गई है। लेकिन जब हमारा एमसी को ये बात पता चलती है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि 80 साल ये तो काफी ज्यादा समय है मेरे लिए। और बात करें इसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस लड़की के साथ जो चाहे कर सकता हूँ। एक अजीब तरीके का निशान बनाया जाता है और वो थोड़ा मास्टिक दिखाया जाता है ताकि वो दिखे नहीं, और इसे साफ साफ पता चलता है कि हमारा एमसी क्या सोच रहा है। और इतना सोचने में लगे वो तो तभी बटरफ्लाई पीछे चिल्लाती है, इसको देखकर एमसी काफी शॉक हो जाता है। बटरफ्लाई चिल्लाते उससे कह रही होती है कि मैं साफ साफ तुम्हारे चेहरे पर देखकर बता सकती हूँ कि आखिरकार तुम क्या सोचने में लगे हुए हो। जो फादर ने तुम्हें ये लड़की यानी कि ये फीमेल डेविल पर्पस से नहीं दिए कि तुम ये सब काम करो उसके साथ, और इसके बारे में ये सब करने के बारे में सोचना भी नहीं। तभी नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कोई बात नहीं बटरफ्लाई, तो मैं इस तरीके से रूड तरीके से बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तभी बटरफ्लाई के मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अभी भी बटरफ्लाई ने मुझे यहाँ पर फादर कहकर बुलाया, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, ये काफी सरप्राइजिंग वाली बात है। अब जबकि सारी की सारी चीजें इतनी तरीके से सॉल्व हो चुकी हैं तो कैसे लगा कि हम लोग बिजनेस पर आए अपने। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता। तभी नेक्रोमेंसर उससे कहने लगता है कि मिस्टर जीलिंग, अब जबकि तुमने ईवीन को इन्वेंट किया है तो मैं तुमसे यहाँ पर 1-on-1 कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बटरफ्लाई उससे कहने लगती है कि अंत में आकर मैंने वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से मैं उसके साथ रहने में लगी हुई थी, तो प्लीज उस पर ज्यादा हार्श मत होना, मतलब उससे ज्यादा बुरी तरीके से व्यवहार मत करना। ये बात सुनने के बाद नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि बच्चों को बड़े के बीच मैटर में कभी भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तभी नेक्रोमेंसर किंग सभी को वहां से डिसमिस कर देता है और कहने लगता है कि बैक्सिस या तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हारी जो आजादी की जो कुछ पल है तुम उन्हें एंजॉय कर लो। और तभी वे तो सभी के सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसको देखकर एमसी काफी कंफ्यूज होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तभी नेक्रोमेंसर किंग उससे क्या लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, और वो तुरंत उसके चारों तरफ एक बैरियर बनाना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है तो पूछने लगता है एमसी ये सब क्या चीज है। तभी नेक्रोमेंसर किंग एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि ये एक स्पेशल मैनिपुलेशन मैजिक है। अब इसके सहारे जितने भी आउटसाइड के लोग हैं वो हमें ना ही सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं और ना ही अंदर की आवाज बाहर जाएगी। ये देखने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिर के बंदा मुझसे क्या बात करना चाहता है, कहीं ये मुझे शांति से मारना तो नहीं चाहता। तभी नेक्रोमेंसर किंग अचानक से चमकना चालू हो जाता और वो एक इंसान में पूरी तरीके से बदल जाता है। इसे देखकर एमसी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है और शॉक होते हुए चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम भी। और वो नेक्रोमेंसर किंग उसे गले लगाते हैं, उससे क्या लगता है कि ब्रदर फाइनली हम लोग यहाँ पर मिल चुके हैं। जिसे देखकर एमसी चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हो, जल्दी से मुझे छोड़ो। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं वाकई में अपने आप को तो छुटा भी नहीं पा रहा और काफी ज्यादा डर गया होता है। और कहने लगता है क्या होगा अगर ये बंदा गे निकला तो, क्या अभी अभी इसने सेपरेट मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया था जिससे स्पेस आपस में बढ़ जाए ताकि हम दोनों यहाँ पर एक साथ बात कर सके। तभी नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना,
ना मैं काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर गया था। तभी वो अपने बारे में बताता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ स्ट्रेटली बात करना चाहता हूँ, मैं भी अर्थ से आया हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये बात जानने के बाद एमसी का मुंह शौक के मारा फटा का फटा रह जाता है और तभी नेक्रोमेंसर किंग उसे बताने लगता है कि एक्सप्रेस डिलीवरी, इंश्योरेंस, सेल फोन, ये सारी की सारी चीजें ऐसी इन्वेंट की गई हैं जो कि हमारे वर्ल्ड अर्थ से आई हुई हैं, इसलिए मुझे पता चल गया था कि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही आए हो। तभी एमसी कहने लगता है कि अगर तुम्हें ये सब चीजों के बारे में पता है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये बात सच कह रहे हो मुझसे, तुम क्लियरली बिल्कुल ह्यूमन हो मेरी तरह। आखिरकार तुम एक नेक्रोमेंसर कैसे बन गए ब्लैक किंगडम के? ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा लंबी कहानी है। जब मैं इस वर्ल्ड में आया था तब मैं बस एक छोटा सा अनडेड था, छोटे मतलब अलग शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्रंट लेवल का ज़ॉम्बी, बिल्कुल गेम की तरह। लेकिन मैं एक माइनर कैरेक्टर रहकर नहीं जीना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और मुझे ये भी पता लगाना था कि आखिरकार मैं इस दुनिया में आया तो आया कैसे, और इसलिए मैंने अपना एडवेंचर वहां पर चालू किया। और इस लास्ट 200 ईयर यानी कि इस 200 साल की जर्नी के दौरान मैंने कंटिन्यूअसली काफी ज्यादा मेहनत की है और अपने स्टेट्स को लगातार बढ़ाते रहा हूँ और स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा हूँ समय के साथ साथ। और अनफॉर्चुनेटली मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं यहाँ पर एक अनडेड के टॉप पर पहुंच गया और मेरी एक बहुत बड़ी आर्मी बन गई और ब्लैक किंगडम के नाम से मैंने ये किंगडम भी खड़ा कर दिया और मैं इस किंगडम का अब किंग बन चुका हूं। और तुम एक मर्चेंट हो जिसने इस पूरी की पूरी दुनिया को बदल दिया है। मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अभी किसी अर्थलिंग के साथ यहाँ पर मिल जाऊंगा। ये सुनकर एमसी काफी घबराते, उससे क्या लगता है कि वाकई में तुम यहाँ तक इस स्टेज पर पहुंच गए हो, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे प्लान क्या है अगले? तो नेक्रोमेंसर किंग उससे क्या लगता है कि एक्चुअली मैं सच सच बताऊं कि इन सभी के सभी सालों से मैंने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा, और तो और इन सभी के समय में, इस जितने भी समय से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं सर्च करने में लगा हुआ हूँ किस तरीके से मैं वापस अपनी दुनिया में जा सकूं। भले मैं इस दुनिया में अच्छी तरीके से जीता हूँ बिना किसी परेशानी के, लेकिन फिर भी मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि हाँ मैं भी वहां पर वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं इतना पैसा कमाने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर मुझे कोई हाई स्टेटस का बंदा मिल जाएगा तो मुझे वहां पर कुछ ना कुछ तो क्लूज मिल ही जाएंगे वापस जाने के। ये बात सुनकर नेक्रोमेंसर उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब से और अभी से हम लोग ब्रदर्स हैं, हम सभी की सभी डिफिकल्टीज को एक साथ मिलकर सामना करेंगे। और तो और मैंने एक पोटेंशियल तरीका ढूंढ लिया है वापस जाने का। ये बात सुनकर एमसी काफी खुश और सरप्राइज होता है। सच में तुमने वापस जाने का रास्ता ढूंढ लिया है? क्या तुम्हारे पास कोई जनरल आइडिया है जो मुझे बता सकते हो? तो नेक्रोमेंसर मुझे एक्सप्लेन करते हुए उससे कह लगता है कि मैं एक ऐसी आइडिया पर आया हूँ मेरी थ्योरी के अनुसार, मेरे पास्ट के एक्सपीरियंस के साथ। प्लीज जब तुम सुनो तो बिल्कुल भी हंसना नहीं। तभी एमसी उससे कह लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली वहां पर नहीं हंसने वाला। तभी एक्सप्लेन करते हुए उससे कह लगता है कि मेरा नाम लियू चैन है और मैं इस दुनिया में आने से पहले एक अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट था यूजी यूनिवर्सिटी से, और कई बड़ी बड़ी कंपनियां मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो मुझे जॉब ढूंढने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए मैंने अपना सारा का सारा समय घर पर निकाल दिया। तभी इसके दरवाजे पर कोई आता है और उसे बुलाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें हमेशा बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए, और बताता है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम्हें हमेशा नीचे से स्टार्ट करना चाहिए और नीचे सीढ़ी चढ़ना चाहिए, लेकिन मैं उनकी इच्छाओं को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहता था। मैं हमेशा से स्टार्टिंग से ही एक साथ ग्रो होना चाहता था और उस समय पर सोचा करता था कि आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ना के लिए क्या मैं उस समय पर एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो आखिरकार मैं किस तरीके से छोटे मोटे काम कर सकता हूँ। और तब तक एक दिन अचानक से मेरे फ्रेंड ने मुझे वहां पर एक रीयूनियन मीटिंग में बुला लिया है जो कि काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है, और मैं वहां पर खुशी खुशी चला भी गया। और उस समय पर मैंने सबको ये बता दिया कि मैं एक लार्ज कंपनी में वर्क करता हूँ, और जब मैं वहां पर झूठ बोलने में लगा हुआ था तभी वहां पर सभी लोग उस बात को लेकर अच्छी तरीके से सुनने में भी लगे। तो लेकिन जितना ज्यादा मैं पीता गया उतना ही ज्यादा मैं नशे में आ गया और वहां पर जो भी हुआ मैं सब कुछ भूल गया। लेकिन जब मुझे वहां पर उसके बाद होश आया तो मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? तो नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि यही तो मेरा प्लान है। सबसे पहले मैं इसी को ट्राई करना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं सेम मेथड का इस्तेमाल करने वाला हूँ जैसा कि मैंने उस वर्ल्ड में किया था। ये बात सुनकर एमसी शॉक हो जाता है। नेक्रोमेंसर किंग उसे बताने लगता है कि अगर मैं बिल्कुल उसी तरीके से ड्रंक हो जाऊं जैसा कि मैं ओरिजिनल वर्ल्ड में हुआ करता था तो शायद मैं वापस जाने में कामयाब रहूं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा केस क्लोज हो चुका है। तो नेक्रोमेंसर किंग उससे कहने लगता है कि मैंने इस वर्ल्ड में आने के बाद कई बार ड्रंक होने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए है क्योंकि उस सेम काइंड की जो अल्कोहल है वो इस वर्ल्ड में नहीं मिलती। जीलिंग, मुझे पता है कि तुम एक बिजनेसमैन हो, तो तुम्हें कई सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स पता होंगे तुम्हारे जिससे कि तुम उस तरह की वाइन को रिक्रिएट कर सको जैसा कि मुझे उस रात को मैंने पी थी। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन मैं अगर जाता हूँ तो मैं अपनी करंट आइडेंटिटी को देखकर ऐसा नहीं कर सकता, प्लीज मेरी मदद कर दो। और वो काफी ज्यादा चेहरा बनाने लगता है मासूम सा, जिसे देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम भले ये कहने में लगे हुए हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वापस जाने में कामयाब रहोगे। ये बात सुनने के बाद वो नेक्रोमेंसर किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और पूछ लगता है कि ऐसा क्यों? तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम शायद इसलिए इस जगह पर नहीं आए थे क्योंकि तुम ड्रंक थे,
जहाँ तक मेरी मेमोरीज मुझे याद है, मैंने आधी साल पहले हेडलाइन में ये न्यूज पढ़ी थी कि मेरे यहाँ पर आने से पहले कि तुम्हारी उम्र का ही कोई बंदा घर पर अकेला जाने में लगा हुआ था, लेकिन ज्यादा नशे के होने के कारण उसका पैर फिसल गया और वो नदी में जाकर गिर गया। ये बात जानने के बाद वो बंदा इतना शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वो एमसी बताता है कि मुझे जहाँ तक हल्का हल्का सा याद है, उस बंदे का नाम शायद लियू चैन था, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी शॉक होता है। उससे क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑलरेडी उस दुनिया में मारा जा चुका हूँ, और वो इसलिए नहीं था क्योंकि मैं ड्रंक हो गया था, बल्कि मैं इसलिए क्योंकि मैं नदी में डूबकर मर चुका था भाई, इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट कर चुका हूँ यहाँ पर, ना कि नशे की हालत में मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ, बल्कि मरने के बाद। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना एब्सेंट होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पर मरने के बाद ही आया हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उस समय पर मैं काफी ज्यादा फेमस बिजनेसमैन हुआ करता था। ये देखने के बाद वो कहता है हाँ मुझे याद आया तुम्हारे बारे में। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि वाह तुम्हें पता है कि मैं कौन। तो नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि तुम जीलिंग हुआ करते थे, वही फेमस एंटरप्रेन्योर जिसने अपनी जवानी में ही जूनियर हाई स्कूल में ही काफी ज्यादा बिजनेस बड़ा खड़ा कर दिया था। तुमने अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों में फर्स्ट ओवरसीज में चले गए इन्वेस्टर को ढूंढने के लिए, क्रिप्टो करेंसी में तुमने इन्वेस्ट किया, वहां पर पैसा कमाया, मिलीनियर्स बिजनेसमैन बन गए, तुम्हें जीनियस के नाम से जाना करते थे, और एक समय ऐसा आया कि तुम मेरे आइडल बन गए थे यंग मैन के। इतनी तारीफ सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। ये सुनकर नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक जवान लड़का इतनी ज्यादा यंग उम्र में मर जाएगा। ये शायद इसलिए होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा काम के चक्कर में स्ट्रेस में रहोगे और तुमने अल्कोहल भी पीने में लगे थे। ये बात सुनने के बाद एमजी शर्माते हुए उससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं उस समय पर वहां पर मैं समझ गए ना, वो देख रहा था, वो हाँ सही समझ गए, वो देखने में लगा हुआ था टेलीविजन पर, लेकिन अचानक से जेली फ्रूट मेरे गले में अटक गया और मैं वहां पर मर गया। और ये इतनी शर्मिंदगी वाली बात होती है। ये सुनने के बाद नेक्रोमैंसर किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है, और हंसी के मारे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एमसी वहां पर रोने लगता है हंस हंस कर। भाई उसकी मौत इस तरीके से जो हुई थी, तभी नेक्रोमैंसर के अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए उससे क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि हमारी जो डेथ है वो इस तरीके से होगी और इतनी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। लगता है कि अब हम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी नेक्रोमैंसर किंग मुझसे क्या लगता है अब जबकि मैं तुमसे यहाँ पर मिल चुका हूँ, तो हम लोग जो भी चीजें तुम्हारे साथ पुरानी हुई थी हमें उसके बारे में भूल जाना चाहिए और अपना यहाँ पर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और रिलैक्स हो जाना चाहिए। और तभी नेक्रोमैंसर किंग वापस से चमकने लगता है और वो अपनी हड्डियों वाले बॉडी में वापस आ जाता है और अपने बैरियर को हटा देता है और अनाउंस करते हुए कहने लगता है कि जाओ और सभी को कॉल करके लाओ, हम अपने एस्टिमेट गेस्ट को सबसे ज्यादा बढ़िया नाश्ता खाना पीना खिलाने वाले हैं और बढ़िया एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। इतने सालों में इस दुनिया में आए हुए मैंने फाइनली यहाँ पर महसूस कर लिया है कि आखिरकार एक रॉयल्टी की तरह किस तरह रहा जाता है। जो नेक्रोमैंसर किंग थे उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट किया, मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खाया हर रात, और मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिला यहाँ पर खाने का, जो कि मैंने फेंगलू में नहीं हासिल कर पाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उन्होंने अपने वेपन डिपार्टमेंट को भी ब्लैक किंगडम के सब कुछ मुझे बताया और बढ़िया से टूर दिलवाया, जिसको देखकर एमसी खुश होता है और क्या लगता है कि वाओ तुम तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी खड़ी कर दी है, आखिरकार तुम ये सब नए वेपन एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए थे क्या। तभी नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि मैंने कई सारे सालों से फाइट करने में आ रहा हूँ इस मैजिक का इस्तेमाल कर इस वर्ल्ड में, तो ऑफ कोर्स मैंने ये नई चीजें तो ट्राई करना बनता ही मेरे लिए। तो एमसी कहने लगता है कि मैजिक वाकई में इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा रेयर चीज है और जिसे हम लोग मैं यानी कि मैं तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात जानने के बाद नेक्रोमैंसर उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करना, तुम्हें सच में नहीं पता कि मैजिक कैसे इस्तेमाल होता है। ये बात सुनकर एमसी शर्माते उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे पास मैजिक के लिए कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो मैं भी बिल्कुल किसी रेगुलर ह्यूमन की तरह हूं। तो नेक्रोमैंसर उसकी हालत देखकर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो एमसी उससे कहने लगता है कि वाकई में इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन तुम जो भी कह रहे हो वो सच है, तुम अपने आप नहीं कर सकते हो, लेकिन तुमने पैसा जरूर खर्च किया है मैंने यहाँ पर आने तक। तभी नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बात जरूरत नहीं है जीलिंग, अब जबकि मेरा हाथ तुम्हारे सर पर है तो तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई असैसिनेट करना चाहता है तो मैं पूरी आर्मी को भेज दूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी का ये लगता है कि वाकई में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वो इतनी ज्यादा मदद करने में लगा हुआ था तो मैंने इसकी बिजनेस में थोड़ी सी मदद की और इसे कुछ टिप्स दे दिए कि किस तरीके से हमें यहाँ पर बिजनेस करना चाहिए, और मैंने अपने आईवीएन के लिए भी कॉन्टेक्ट कर लिया है उनसे। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक किंगडम के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर अपने बिजनेस को फ्यूचर में किस तरीके से अलग अलग एरिया में एक्सपेंड किया जाए। और जब वो अपनी पैकिंग करने में लगा था तभी नेक्रोमैंसर किंग उसके पास आता है और उससे पूछने लगता है क्या तुम वापस से यहाँ पर जाने में लगे हुए हो। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि हाँ, जो फेलर्ड है जो कि मेरे साथ था वो भी वर्ल्ड को ट्रेवल करना चाहता है वर्ल्ड में, तो मैं उसी बंदे के साथ जा रहा हूँ। और तो और मैंने फेंगली सिटी की ट्रिप इसलिए स्टार्ट करी ताकि मैं अपनी आईवीन को ईस्ट किंगडम में जाकर बेच सकूं, लेकिन मैंने अभी तक वो टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, तो मेरी जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये बात सुनने के बाद नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि तुम्हें एक्चुअली में सच बताऊं तो मैं ब्लैक किंगडम में तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था। ये बात जानकर वो काफी शॉक हो जाता है।
तो नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लैक किंगडम में जो चाहे वो टाइटल देने के लिए तैयार हूँ और उसके सहारे तुम बेसिकली नोबल ब्लड वाले बंदे बन जाओगे और किसी मर्चेंट के मुकाबले में तुम्हारी जिंदगी और भी बेटर हो जाएगी। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे ऑफर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में एक ही किंगडम में नहीं रहना चाहता। हाँ, स्टार्टिंग से मेरा गोल ये था कि मैं अपना इंटरनेशनल बिजनेस चालू करूं और यही मेरी किस्मत है कि मैं एक मर्चेंट बनूं और मर्चेंट के साथ साथ का बहुत एक ट्रस्टवर्दी बंदा बनूं जिस पर लोग भरोसा कर सके। और मैंने अपने आप से ये वादा किया था कि मैं इस आईवीन को पूरी की पूरी दुनिया को दिखाऊंगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा इस बात की कि मैं इसे अच्छी तरीके से ग्रो कर पाऊं। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। ये बात सुनकर नेक्रोमैंसर किंग उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने में कामयाब नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो सफर है वो सुरक्षित रहे। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे बिजनेस को ब्लैक किंगडम में कई सारे बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता था, एक फेवर लेना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद नेक्रोमैंसर किंग सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है किस बारे में। तो एमसी उससे उसकी डॉटर के बारे में पूछने लगता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपनी बटरफ्लाई को तुम मेरे साथ भेज सकते हो, मैं उसके साथ और भी देर ट्रेवल करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद नेक्रोमैंसर किंग सन्नाटे से भर जाता है और सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा डरावनी हो जाती है और नेक्रोमैंसर किंग उससे क्या लगता है कि ऑब्वियसली बात है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। ये बात सुनकर एमसी काफी उदास होता है और उससे क्या लगता है कि ऑफ कोर्स सी बात है कि तुम नहीं भेजोगे। तो नेक्रोमैंसर किंग उससे क्या लगता है कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि किसी फैमिली में कोई आउटसाइडर यहाँ पर आकर इंटरवीन करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ सकते होगे इसको। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि ये बात तो सच है, मेरी डेटर को मैंने कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी है, इसलिए इस बार मैं इसे सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ये रिंग वापस देना चाहूंगा। ये देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है एमसी। और नेक्रोमैंसर किंग उससे क्या लगता है कि इस रिंग के अंदर जो भी आइटम मौजूद है अभी तक मैंने उस आइटम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, तो ये लिंक तुम्हारी है, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से करना चाहिए। और मैंने तुम्हें ऑलरेडी नहीं दे दिया है कोई ऐसा बंदा जो कि तुम्हारे साथ जाने वाला। ये बात सुनकर एमसी कंफ्यूज होते उससे क्या लगता है क्या सच में। तभी इतना सब करने के बाद हमारा एमसी अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। अपना गुड बाय करने के बाद उस पर्सनली किंग वहां पर उसे एस्कॉर्ट करने के लिए आया था बाहर। तो फेलट उससे पूछने लगता है कि हम वाकई में यहाँ पर बैठ के जाने वाले हैं ईस्ट किंगडम की तरफ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है वो ऐसा नहीं है, ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं करने वाले, मैं यहाँ पर अपने ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा लेटेस्ट मेथड लेकर आया हुआ। तभी हमारा एमसी उस डेविल को निकाल लेता है और उससे कहने लगता है कि हम लोग इस पे जाने वाले हैं। तो इसको देखकर फेलट उससे कहने लगता है कि वाकई में ये तो वही डेविल कैप्चर नहीं किया था जिसने हमको, ये तो वही डेविल है ना। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस किंग ने जो नेक्रोमैंसर किंग ने उसने मुझे सर्वेंट के तौर पर ये डेविल मुझे दे दी है। तभी उस डेविल को हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तो एमसी उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी वो डेविल गुस्सा करते हुए उसे बताने लगती है कि इस रिंग के अंदर एक ऑस्ट्रिच मौजूद है जो कि हमेशा से मेरा पीछा करते हुए आ रही है और मैं उस ऑस्ट्रिच से फाइट भी नहीं कर पा रही हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा टफ रहता होगा। तभी डेविल उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे इस रिंग से बाहर क्यों निकाला। मुझे लगता है कि तुमने मुझे इसलिए तो नहीं निकाला होगा कि तुम मुझे उस ऑस्ट्रिच से बचाना चाहते थे, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे किंग ने बताया था कि तुम्हारी जो एक ओरिजिनल फॉर्म है वो एक ड्रैगन की है। सही कहा ना मैंने। तो हमें पता चलता है कि ये कोई सकीबस वगैरह नहीं है बल्कि मैं एक ड्रैगन है। तो ये उससे कहने लगती है तो क्या हुआ, हाँ मैं एक ड्रैगन हूँ और ह्यूमन फॉर्म में भी मैं ह्यूमन से बैटल मतलब किसी भी बैटल कर सकती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हमें ईस्ट किंगडम की तरफ जल्द से जल्द पहुंचना है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तुम समझी। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन उससे कहने लगते है कि तुम मुझे वाकई में अपने रियल फॉर्म में आने के बाद मेरे ऊपर पीठ पर बैठ के ट्रेवल करना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है क्यों, इसमें कोई परेशानी है तुम्हें। और तभी उसके हाथों में जो निशाना है वो उसे निशान को दिखाने लगता है, जिसको देखकर उसके पास कोई भी इशारा नहीं बचता और कहने लगती है कि अब मेरे पास कोई भी इशारा नहीं है, जैसा आप कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी मास्टर। और वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लगती है और उसके बाद वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और बड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आप मेरे पीठ पर जाकर बैठ सकते हो मास्टर। और तभी हमारा एमसी उसकी पीठ पर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि फेलट तुम भी जल्दी से आ जा। जिसे देखकर वो ड्रैगन उससे कहने लगती है कि जरा एक मिनट रुको, ये बंदा मेरे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ सकता हूँ लेकिन ये क्यों नहीं बैठ सकता। तभी ड्रैगन उसे बताती है, उससे कहने लगती है तो वाकई में ऐसा लगता है कि मैं जैसे बंदे को अपने पीठ पर बैठा लूंगी। क्या तुम्हारा मैजिक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, तो तुम फ्लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो और फ्लाई कर खुद से जा सकते हो। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि ये चीज काम नहीं करने वाली। ये और मैं एक दूसरे के ब्रदर्स जिसमें एक दूसरे के साथ नरक से निकल कर आए हुए हैं, तो हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ये काफी ज्यादा बुरी बात होगी अगर मेरे पास ड्रैगन के पास बैठकर जाता और ये बंदा पैदल चलकर उड़ के आएगा, तो हम लोग साथ में उड़ के जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन में गुस्सा आ जाती है, तो वो अपनी ब्रीथ करने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम मेरे को ज्यादा गुस्सा मत दिला, मुझे शायद तुम दोनों को उस वक्त मार देना चाहिए था। तो हमारा एमसी अपने उस निशान का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम आखिरकार किस पोजीशन में फंस चुकी हो, तुम वाकई में मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। और अंत में आकर ड्रैगन के पास कोई भी चारा नहीं बचता, तो वो उनको बिठाकर वहां कर ले जाने लगती है, जिसको देखकर
एमसी काफी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हम लोग ईस्ट किंगडम की तरफ बढ़ने वाले हैं। और ड्रैगन मन में सोचते हुए कह रही थी कि एक ना एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, और निकल पड़ते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और तभी वो लोग एक बबल में फंस जाते हैं, मतलब बबल के अंदर बैठते हैं। तो एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि वाओ, मैं वाकई में विंड को महसूस नहीं कर सकता। तभी वो एल्फ कहने लगता है कि फाइनली मैं अपने हैंडसम सेल्फ पे आ चुका हूँ। दूसरी तरफ ड्रैगन उनकी बकवास सुनते हुए कह रही होती है कि ये दोनों के दोनों कितने ज्यादा अनोइंग है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि फेलेड, जो एंटी विंड डोम है वो इतना बुरा भी नहीं है, हम यहाँ पर बैठकर कार्ड भी खेल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तभी फेलेड उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी भी मैं यहाँ पर राइड करने में लगा हुआ हूँ, तो कम से कम मुझे थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तभी वो ड्रैगन चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी कोई राइड वगैरह नहीं हूँ, मैं तुम दोनों को अभी यहाँ पर फेंक दूंगी, याद रखना। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम हम पर क्यों चिल्लाने में लगी हुई हो, तो क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम नेक्रोमेंसर किंग को वापस से देखना चाहती है? तुम्हारे इस वॉयलेंट टेम्पर के साथ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो किंगडम वाले हैं, ब्लैक किंगडम वाले, वो सभी के सभी लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर जाएंगे क्या? लेकिन तुम ये बात मत भूलो कि तुमने हमें किस तरीके से टॉर्चर किया था, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जब पहचानने वाली बात ड्रैगन सुनती है तो उससे कहने लगते कि बेसिकली जोजना ये मेरे को देखा है या फिर मेरा नाम जानता है, मैंने और उस बंदे को ऑलरेडी मार दिया है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्या होगा बाई चांस अगर किसी ने पहचान लिया तो, अगर मेरा मुंह से तुम्हारा नाम गलती से निकल गया और मुझे उस बंदे के द्वारा मार दिया गया जो कि बंदा तुमसे बदला लेना चाहता हो तो। ये बात सुनकर वो ड्रैगन काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है मन में सोचते हुए कि अच्छा होगा तुम्हारे साथ अगर तुम मर गए तो एमसी उससे कहने लगता है तो इसलिए मैं सोचने में लगा हुआ था कि आखिरकार तुम अपना नेम क्यों नहीं बदल लेती। कैसा लगा कि अगर मैं तुम्हें लिटिल फ्लावर कहकर बुलाऊं, या फिर ये नाम थोड़ा कमजोर सा लगने में लगा हुआ है तो मैं पर्पल कहकर बुलाऊं तो, लेकिन ये ओल्ड जैसा नाम लगने वाला है। इतने नाम सुनने के बाद वो ड्रैगन चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि मैं अपने नाम को नहीं बदलने वाली, तुम मुझे बैक्सिस कहकर बुलाओ। तभी एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है, उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें तुम्हें लिटिल ड्रैगन मेडन कहकर बुलाएंगे, हमें इससे याद रखने में भी इस नाम को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन ये ड्रैगन चिल्लाती है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो ऐसे। तभी एमसी कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी ज्यादा स्टबर्न क्यों हो गई हो, क्या वहाँ की सारी वुमन जितनी भी है ब्लैक किंगडम की वो तुम्हारी तरह ही है क्या? ये बात सुनकर वो ड्रैगन कुछ नहीं कहती और अपना मुंह फेर लेती है। तभी फेलेडे उससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैं ब्लैक किंगडम में भी वाकई में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमन मौजूद है। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और तभी फेलेडे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि जब वो ब्लैक किंगडम के किंग हमें होस्ट करने में लगे हुए थे तो मुझे उन्होंने परमिशन दे दी थी इधर उधर घूमने के लिए। तो ब्लैक किंगडम के अंदर भी काफी ज्यादा ऐसे ग्रे एरिया से, समझ गए ना, कुछ एरिया रेड लाइट के बारे में बात कर रहा है, और वहाँ पर हाई क्लास के ड्रीम हाउसेस भी मौजूद थे स्पेशल सर्विसेज के लिए, और ब्लैक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए ब्लैक मार्केट भी थी, और वहाँ पर हर एक चीज मौजूद है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि वहाँ पर इस तरीके की जगह भी मौजूद है, मैं भी जाना चाहता हूँ वहाँ पर। ये बात सुनकर फेलेडे उससे कहने लगता है कि वो किंग तुम्हें उस जगह पर नहीं लेकर गया, सही कहा ना मैंने? तो एमसी उससे कहने लगता है कि यार इस बारे में भूल जाओ, यहाँ पर फ्यूचर में और भी ज्यादा मौके मिलने वाले हैं, हमें इस वक्त ईस्ट किंगडम की तरफ बिजनेस में जो चलने वाला है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे एक बात बताओ कि आखिरकार तुम ईस्ट किंगडम में क्यों जा रहे हो, क्या वहाँ पर तुम्हारे कोई लवर वगैरह है? ये बात सुनने के बाद वो फेलेडे उस पर कहने लगता है कि मैं किसी वुमन के लिए वहाँ पर नहीं जाने वाला, मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे ही जा रहा हूँ। और फाइनली वे लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहने लगता है कि हम लोग ईस्ट किंगडम पर पहुंच गए। तो फेलेडे उससे कहने लगता है कि जो ईस्ट किंगडम है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो हमें लगता है कि हमें ड्रैगन पर बैठकर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि लिटिल ड्रैगन मेडन, हम लोग ये ईस्ट किंगडम के आउटसाइड बॉर्डर पर उतरने वाले हैं और पैदल पैदल जाएंगे उसके बाद। ये बात सुनकर वो ड्रैगन मान जाती है और फाइनली वो जमीन की तरफ नीचे उतरने लगती है, और तभी वह फाइनली ड्रैगन नीचे उतर आती है। नीचे उतरने के बाद वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसको देखकर एमसी उसे घूरने लगता है। तो वो ड्रैगन से पूछती है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? तो एमसी उससे बोल लगता है कि जिस तरीके से तुम इस तरह दिखने में लगी हुई हो, इस तरीके से रेगुलर लोग डर जाएंगे, तुम्हें ही लगता है कि तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना चाहिए। तभी वो उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम बस इन छोटी मोटी चीजों के बारे में चिंता दिखा रहे हो और कुछ नहीं। तभी ड्रैगन अपने सर पर हाथ रखती है और अचानक से वो चमकने लगती है, तो उसके सारे के सारे पंख गायब हो जाते हैं और उससे कहने लगती है कि अब मुझे कोई भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? तो फेलेडे उससे कहने लगता है लेकिन अभी भी तुम अपनी ब्यूटी को नहीं छुपा सकती। ये सुनने के बाद फेलेडे काफी घबरा जाता है क्योंकि वो घूरने लगती है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि बहुत हो गई बकवास, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए बॉर्डर की तरफ और बढ़ना चाहिए आगे। तो फेलेडे उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें चलना चाहिए। उसके बाद वह सभी के सभी लोग स्टार में पहुंच जाते। तो एमसी उसे देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जगह बिल्कुल किसी एंशिएंट पीरियड की तरह दिखने में लगी हुई है, जैसे कि मेरे डायमेंशन में हुआ करती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में जो स्मॉल टाउन है वो बिल्कुल हमारे हाफ फेंगलू जितना है, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे बिजनेसेस है जो खुले रखे हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मैं बिजनेस बूम भी करने में लगे हुए हैं, और बल्कि में ये बॉर्डर टाउन होने के कारण यहाँ पर कई सारे ऐसे मर्चेंट हैं जो कि आउटसाइड कंट्री से आए हुए बिजनेस करने के लिए, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर टाउन में हैं इस वक्त। हमें कभी भी ईस्ट किंगडम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो फेलेडे उधर उधर देखने लगता है, जिसको देखकर एमसी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या चीज ढूंढने में लगे हुए हो? तो फेलेडे उसे बताया लगता है कि मैं यहाँ पर एक ब्रूतल ढूंढने में लगा हुआ हूँ जो कि इस टाउन में छुपा हूँ। इसको सुनने के बाद वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं।
तभी उस फैलेडे का एंटीना वहां पर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि वाओ, मेरा जो ब्रूतल का रेडार है वो यहाँ पर रिस्पॉन्ड करने में लगा हुआ है। जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, भाई इसका रेडार एक्टिवेट हो गया। और वो तुरंत उस ब्रूतल की तरफ भागते हुए जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि स्लाइम, तुम आगे जाकर जा सकते हो, मैं यहाँ पर अब तुम अपना बिजनेस करो आईवीन का, मैं अपने खुद मजे मारता हूँ। और वो दोनों के दोनों वहां पर हंसने लगते हैं, भाई सरप्राइज हो जाते हैं उसको इस तरीके से एक्टिव देखते हुए। तो एमसी उससे क्या लगता है कि हमें भी आराम करने के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए, और वो ड्रैगन भी इस बात से एग्री होती है। तो वो दोनों के दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं। तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगते हैं कि डियर कस्टमर, क्या आप यहाँ पर लंच करना चाहोगे या फिर रूम रेंट पर लेना चाहोगे? तो एमसी उससे कहने लगता है कि हम यहाँ पर रेंट करने वाले हैं 2 रूम्स को आज रात के लिए, प्लीज। तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगते हैं कि अभी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और मैं सारी की सारी चीजों को तैयार कर देती हूँ, आप जाकर थोड़ी देर रुकिए। इसको देखने के बाद एमसी ट्रक से भर जाता है उसको देखते हुए, और कहने लगता है कि जो ईस्ट किंगडम की लड़कियां हैं उसकी जो ड्रेस है, हिस्टोरिकल तरीके से फैशन है, वो काफी ज्यादा क्यूट है। तभी ड्रैगन वहां पर आती है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने 2 रूम क्यों बुक किए हुए हैं, क्या तुम मुझे उस रिंग में स्लीप सुलाना चाहते हो क्या? इसको देखकर एमसी सरप्राइज होता है। एमसी बताता है और उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए पर्सनल रूम बुक किया है मैंने। फैराडे प्रोबेबली शायद वो आज रात को वापस नहीं आने वाला, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, और जब वो वापस आएगा तब वो मेरे साथ रुक सकता है। इसको देखकर वो थोड़ी सी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तभी हमारा एमसी उसे ऑफर देता है और उससे क्या लगता है कि क्या तुम मेरे साथ रुकना चाहती हो, क्या तुम मुझे सर्विस देना चाहती हो आज रात को? जिसको देखकर उस जगह में गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे सपनों में। तभी वहां पर एक बंदा इनकी बातों को सुनते मुस्कुराता है और उनसे कहने लगता है कि वे दोनों के दोनों लोग कुछ जाने पहचाने लगने में लगे हुए हैं, इनकी सेंट कुछ जानी पहचानी है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारे कमरों की चाबी है, और एमसी कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी चिल्लाते हुए एक बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे लार्ज नंबर में बंदित आ चुके हैं और हम पर अटैक करने वाले हैं, सभी के सभी लोग छुप जाओ। जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। जब रिसेप्शनिस्ट को ये बात पता चलती है तो वो सभी से कहने लगते हैं कि सभी के सभी लोग यहाँ से भागो, और आसपास कितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या फिर से ये लोग बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, अरे नहीं हमें भागना चाहिए। और रिसेप्शनिस्ट हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि डियर कस्टमर, तुम्हें भी यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार बंदे कहाँ से आ रहे हैं? तो रिसेप्शनिस्ट एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि वे यहाँ पर इन्हें जरूरी किसी के ओगा किंगडम के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वो सभी के सभी लिए सिर्फ कुछ क्रिमिनल्स हैं। वे लोगों को लूटते हैं, उनको उनका सामान चुरा लेते हैं और इधर उधर फ्रीली घूमने में लगे हुए हैं, और वहां पर ये सब झूठ बोलने में लगे हुए हैं किस तरीके से वो अपने उस क्वींस के कंट्रोल से हमें आजाद करा रहे हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। और उसने कई सारे लोगों को ब्रेन वॉश भी कर दिया है इसका इस्तेमाल करके। खैर ये सब भूल जाओ, अब तुम्हें भी यहाँ पर भाग जाना चाहिए। ये सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें अपने गेस्ट को इस तरीके से धक्का देने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद जा सकते हैं। लेकिन जब हमारा एमसी जाकर देखता है तो वहां के हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। यहाँ पर सभी के सभी लोग एक दूसरे को लूटने में लगे हुए होते हैं, जहाँ तक कि लड़कियों तक को नहीं छोड़ते, उनके साथ दुष्कर्म करने लगते हैं कुछ लोग। तो तभी उनमें से एक बंदे की नजर हमारे एमसी पर जाती है और उससे कहने लगती है कि ओ, यहाँ पर कुछ लोग हमें खुद ऑफर देने के लिए आ चुके हैं। जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और वो बंदा एक लड़की को पकड़कर उससे कहने लगता है कि अब यहाँ पर तुमसे कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाए। तभी एक उड़ता हुआ गार्ड उसके सर पर लगता है, जिससे वो उस लड़की के हाथों से छूट जाता है और एमसी उसको देखकर सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये फ्लास्क कहाँ से आया। तभी उसके बगल से एक बंदा निकलता है जो कि वहां पर उनकी बातें सुनने में लगा हुआ था और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से निकल लो। और वो लड़की उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तभी सभी के सभी डाकू वहां पर उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तू बास्टर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे ब्रदर को चोट पहुंचाने की, तू मर जा। और जैसे भी अटैक करने के लिए आता है तो वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और सभी के सभी डाकू को एक करके मारना चालू कर देता है। जिसको देखकर एमपी सरप्राइज होता है, उससे कहने लगता है कि वाओ ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर सभी के सभी बंदित को चोट लग जाती है तो वो मूव नहीं कर पाता। तो एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसने सभी के सभी अटैक्स ऐसी जगह पर किए हुए हैं जिससे कि इनकी जान ना जाए, और आसपास के बंदित उसे देखकर डर जाते हैं और कहने लगता है वो बंदा जाओ और अपने बॉस को यहाँ पर लेकर आ जाओ, मैं उस बंदे के साथ डुएल करना चाहता हूँ, अगर मैं जीता तो तुम इन सभी को छोड़ दोगे। ये बात देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर इंटरफेस नहीं करना चाहिए इनके बीच में। तभी वहां पर सभी के सभी गुंडे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और पीछे से कोई कहता है कि मैं इन लोगों का लीडर हूँ, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। इसको देखकर एमसी को लगता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि जैसा टिडी बंदा यहाँ पर इन सभी का लीडर, लेकिन जैसे उनका लीडर वहां पर खड़ा हो तो वो बंदा सबसे ज्यादा बड़ा निकलता है। जिसको देखकर एमसी बहुत ज्यादा शॉक होते हो, क्या लगता है कि व्हाट द हेल गाइस, ये क्या चलने में लगा हुआ है, इसकी हाइट तो वो झूठ थी। तभी उनका लीडर आके बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब जबकि तुमने मूव दिखाई दी है मैं तुम्हें यहाँ पर आसानी से नहीं छोड़ने वाला, मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा, आखिरकार तुम कौन हो। तभी ये बंदा इंट्रोड्यूस कराता है अपना और कहने लगता है कि मैं बस एक स्वॉर्ड मैन हूँ और मैं यू हुआ शू ही हूँ। और तभी वो बंदा उसके सामने आ जाता और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता और दोनों फाइट करने के लिए रेडी होते। इसको देखने के बाद वो लड़की काफी सरप्राइज होती है और उससे कहने लगता है कि ये बंदा ठीक रहेगा। तभी एमसी इसको देखकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा एक स्वॉर्ड मैन है और डेफिनेटली जीतेगा। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब महसूस हो रहा है मुझे। और तभी दोनों की फाइट स्टार्ट होती और दोनों एक दूसरे पर कूद पड़ते और जब दोनों के वेपन आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। जिसको देखकर वो डाकू कहने लगता है कि तुम में वाकई में इतना
दम है। तो स्वॉर्डमैन उससे कहने लगता है कि तुम जितना सोचने में लगे हुए हो मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो डाकू चिल्ला और स्वॉर्डमैन को पीछे फेंक देता है। तो स्वॉर्डमैन पीछे अगर गिरता है तो उसके सभी के सभी बॉस काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं उस डाकू के, और उससे कहने लगते हैं कि वाओ बॉस आप तो अमेजिंग हो। और स्वॉर्डमैन को गुस्सा आने लगती है, तो वो उस डाकू पर एक साथ अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन वो डाकू अपने हाथों से उसके अटैक को रोक लेता है, फिर अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है। और इतनी धमाकेदार फाइट चल रही होती है तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर इस तरीके से चलती रही तो शायद जो स्वॉर्डमैन है वो जल्दी जीत जाएगा। जिसको देखकर वो डाकू उससे कहने लगता है कि तुम तो मेरे इस इस ब्रेसर को भी नहीं काट पा रहे हो जो कि मेरे हाथों पर पहना हुआ है। जिसको देखकर स्वॉर्ड मास्टर उससे कहने लगता है कि हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे। तो वो एक ताबड़तोड़ स्विंग मारता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, और डाकू मन में सोचता है कहने लगता है कि ये बादशाह कहीं का आखिरकार ये बंदा देखने में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लगने में लगा हुआ और इसकी स्ट्रेंथ अचानक से कैसे बढ़ गई है। तभी वो स्वॉर्ड मास्टर अचानक से उसकी बॉडी निकल पड़ती है, सिक्स पैक्स निकल पड़ते हैं और फुल फोर्स का इस्तेमाल करता है, तो उस डाकू का ब्रेसर भी टूट जाता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। और तभी वो कहने लगता है कि अब हमारा मैच यहाँ पर खत्म होता है। और जैसे ही वो फाइनल मूव करने वाला होता है तो वो अपनी स्वॉर्ड को रोक देता है, और वो डाकू उससे कहने लगता है कि वाओ मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना, और उसे मारने के लिए अपने वेपन से आगे बढ़ने लगता है। जिसको देखकर एमसी डर जाता है और कहने लगता है कि शिट अब क्या करना चाहिए, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उसकी तलवार को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को तेज पकड़ लेता है। और जैसे ही वो डाकू उस पर अटैक करता है तो पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड को तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैं वो स्वॉर्ड मास्टर एक और छोटी सी स्वॉर्ड निकालने के बाद उस डाकू की स्वॉर्ड को ही काट देता है और वापस से अपनी स्वॉर्ड को उसके हाथों छुड़ाने में कामयाब रहता है। फिर उसके बाद उसके सीने में 2 कट मारता है जिससे कि उस डाकू के सीने में खून निकलने लगता है, और वो वहां पर उसे चोट पहुंचाने में कामयाब रहता है स्वॉर्ड मास्टर। और वो डाकू अपने घुटनों के भर वहां पर टिक जाता है क्योंकि उसे चोट लगने लगती है और दर्द हो रहा होता है। तभी स्वॉर्ड मास्टर उससे कहने लगता है कि जो विक्ट्री है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, अब यहाँ पर हमें कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। इसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो काफी अच्छा हुआ, हमारी जान बच गई। और हमें एमसी कहने लगता है कि ये वाकई में क्लोज था, और लड़की कहने लगती है कि फाइनली हम जीत चुके हैं। तभी अचानक से हमारा एमसी पीछे से कुछ नोटिस करता है, तो वहां पर जितने भी उसके लोग होते हैं उसके साथ ही वो हिडन वेपन उसकी तरफ थ्रो करने लगते हैं, जिससे कि उस स्वॉर्ड मास्टर को चोट लग जाती है। और वो स्वॉर्ड मास्टर अपने वेपन को निकालता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत आ गई जिसने मुझ पर वेपन फेंका है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डुअल के रूल्स के बारे में पता नहीं है। और तभी उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और वो डाकू अचानक से खड़ा होता है, मुस्कुराती है, जिसको देखकर स्वॉर्ड मास्टर काफी डर जाता है और वो डाकू एक पंच मारता है उसके चेहरे और सीधे जाकर वो स्वॉर्ड मास्टर जमीन पर गिर जाता है और उसके सर पर अपना पैर रखते हैं उससे कहने लगता मुझे माफ कर देना, लेकिन इस डुअल के रूल मैं बनाता हूँ। जिसको देखकर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगता है कि तुम कावड़ कहीं के, तुम वाकई में मुझे मारने वाले हो, मैं लेकिन तुम्हें मार दूंगा उससे पहले। तभी वो डाकू उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर उपवास करने में लगे हुए हो, तुम यहीं पर पड़े रहो और देखो आखिरकार हम किस तरीके से अपना वर्क निपटाते हैं। और सभी के सभी डाकुओं के साथ ही वहां पर अटैक करने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं, जिसको देखकर आसपास के लोग कहने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और एमसी भी शॉक होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर ये सब सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो शायद हम लोग भी यहाँ पर फंस जाएंगे और पूरे के पूरे टाउन खत्म हो जाएगा। और तभी डाकू अपने लोगों को ऑर्डर देता है और उससे कहने लगता है कि आज हम पूरे के पूरे टाउन को लूटने वाले हैं और सारा का सारा सामान ले लेंगे उनका। तभी हमारा एमसी जोर से चिल्लाता है, जिसको देखकर डाकू सफराद हो जाता है और एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा नाम जी लेंगे और मैं वेंसेंट कंपनी का सीईओ हूँ और मुझे क्वीन के द्वारा इनवाइट किया गया है और मैं एम्बेसडर के तौर पर आया हुआ हूँ, और अगर तुम यहाँ पर रुक जाते हो और पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और एक दूसरे के सामने वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो डाकू उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जोर जोर से हंसने लगता है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि अगर इसमें फनी कौन सी बात। तभी डाकू उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन हमने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सुना है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने ईवेन को अभी तक यहाँ पर नहीं बेचा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि तुम लोगों ने अभी तक मेरे बारे में नहीं सुना। तो वो लिटिल ड्रैगन मेडन भी वहां पर हंसने लगते हैं उसकी बकवास सुनते हुए। तभी डाकू मुस्कुराते उससे कहने लगता है कि तुम कोई बिगशॉट वगैरह होगी जो कि दूर इलाके से आया हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, तुम्हें लगता है कि तुम बेवकूफ बना पाओगे हम। ये सारी की सारी बातें हमारी लिटिल टेबल सुन रही होती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने कई सारे मर्सनरी को हायर तो किया था, लेकिन वो लोगों ने मुझे छोड़ दिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस अकेली लेडी ने उन सभी को वाइप आउट कर दिया पूरी तरीके से। ये बात जानकर वो डाकू शॉक हो जाता है। तो एमसी उसे बताता है और कहने लगता है कि एक बार मैंने इससे निपट लिया, फिर उसके बाद हमने अपनी ट्रिप को कंटिन्यू कर दिया और मैंने इस लड़की को अपने बॉडीगार्ड के तरफ पर हायर कर लिया, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। और वो डाकू उससे कहने लगता है कि कैसा वाओ, आखिरकार एक वुमन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, मैं इस बात पर बैट कर सकता हूँ। तो ये जो मिस्ट्रेस है वो वेकेशन के लिए आई होगी और तुम यहाँ पर अपने मिस्ट्रेस को लेकर आए हुए होगे और तुम चुप कर बैठे हुए हो, कहीं तुम्हारी वाइफ तुम्हारे इसके बारे में पता न लग जाए और तुम चीट कर रहे हो अपनी वाइफ को। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन को गुस्सा आने लगती है, क्योंकि ये सभी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने में लगे हुए। तो एमसी उससे कहने लगता है कि वाओ, ये सभी के सभी लोग मेरी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो एमसी उससे जो दूसरा बंदा है वो एमसी से कहने लगता है कि तुम इसके बॉस हो, सही कहा ना मैंने, और तुम्हारे पास तो इसका मतलब कई सारी वाइफ्स होंगी, तो कैसा लगा कि तुम इस मिस को यहीं पर छोड़ जाओ हमारे लिए, हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो एमसी उससे कहने लगता है कि लिटिल ड्रैगन मेडन अब तुम्हारी बारी है यहाँ। तब लिटिल मेडन ड्रैगन उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, और काफी ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता। तो वो डाकू को एक बंदा उसकी तरफ बढ़ता है, उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में सोचना भी नहीं कि तुम यहाँ पर हमें चोट पहुंचाने में कामयाब रहोगे, तुम ये भी मत सोचना कि तुम एक वुमन हो तो हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे।
लो अब तुम झेलो मेरा अटैक। और जैसे ही वो डाकू उस पर अटैक करता है तो हमारी जो लिटिल ड्रैगन है वो उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि मैं इस बंदे की कोई मिस्ट्रेस वगैरह नहीं हूँ, और अपनी फुल फोर्स के साथ उसकी पूरी की पूरी एनर्जी को जला देती है। और उसके स्वॉर्ड के साथ साथ वो बंदा भी जल के राख हो जाता है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती और हंसते हंसते और उससे कहने लगती है उन सभी को डराते हुए, क्या यहाँ पर और कोई ट्राई करना चाहेगा? जिसको देखकर सभी डर जाते हैं डाकू, और उससे कहने लगते हैं कि ये बंदी बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है। और वो डाकू का लीडर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस लड़की ने एक मूवमेंट के अंदर अंदर ये कैसे किया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग डाकू डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये बंदा कोई मजाक वजाक नहीं करने में लगा हुआ है। तभी वहां पर अजीब तरह का ब्लैक स्मोक निकलने लगता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उस लिटिल ड्रैगन से पूछने लगता है क्या तुमने वाकई में इस बंदे को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया? तो हमारा एमसी कहने लगता है कि वो भले ही माउंटेन बंदिश होंगे या फिर डाकू होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस तरीके से डिजर्व करते हैं कि तुम उन्हें राख बना दो। हम इन ह्यूमन बे की तरीके से हम इनको इस तरीके से सजा नहीं दे सकते। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि हमारा एमसी उन सभी से कहने लगता है कि तुम्हें बस इतना करना है कि इनको अच्छा सबक सिखाना है। ये देखने के बाद वो डाकू काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है और जब ऐसे हमारी लिटिल डेविल उसे इस तरीके से देखती है तो उससे कहने लगती है कि ये लगता है मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, क्योंकि जितने भी ह्यूमन है वो बस लोली बीइंग्स है और उनकी जो जिंदगी है वो किसी चींटी के समान है मेरे लिए, और यहाँ पर कोई भी दया नहीं है उनके लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि मैं भी यहाँ मैं ह्यूमन हूँ, क्या तुम मुझे भी इस तरीके से जलाकर राख कर दोगी? ये बात सुनने के बाद ड्रैगन डर जाती है, तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से ह्यूमन को इस तरीके से ट्रीट करने के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ और मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर बहुत ज्यादा स्पैंक करूंगा। ये बात सुनने के बाद वो डर जाती है और उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कुछ कैसी हुई मेरे को इस तरीके से कहने की, तेरी हिम्मत कैसी उसके बारे में सोचने की कि तुम मेरे पिछवाड़े पर मारोगे? तो एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम इसके बारे में पता क्यों नहीं कर लेते हैं? तो वो ड्रैगन उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं ऐसा तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा शर्माने लगती है। इसको देखते हुए डाकू डर जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ये बंदा इस स्ट्रॉन्ग लड़की को ड्रैगन मेडन को कंट्रोल करने में कामयाब रहा, ये बाकी में सरप्राइजिंग वाली बात। तो एमसी उनको सभी से चिल्लाता है और उनसे कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं सभी के सभी, क्योंकि एमसी उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैं कहने में लगा होता हूं मैं तुम्हें सभी को मारूंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी दूंगा, और यहाँ पर क्वीन के लोग जल्दी पहुंच जाएंगे और तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा और तुम अपने जो भी एक्शन करे उन पर रिफ्लेक्ट करो। ये बात जानने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं क्या जो क्वीन की आर्मी है वो यहाँ पर जल्दी पहुंचने वाली है, मुझे जेल में नहीं जाना यार। हे बॉस, अगर हमें इन क्वीन की ट्रूप्स के द्वारा पकड़ लिया गया तो हमें जरूरी मार दिया जाएगा, हमें जहाँ से भाग जाना चाहिए। तो एमसी उनसे कहने लगता है कि इसके बारे में तुम सोचना भी नहीं, यहाँ से भागने के बारे में। तुमने जो क्राइम किए हैं उनकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, और मैं क्वीन से पूछूंगा कि मैं अपने बिहाफ पर क्या तुम उन्हें क्या वो तुम्हें इस तरीके से तुम्हारी जान ना ले और तुम्हारी जिंदगी बख्श दे और तुम अपनी पूरी पूरी जिंदगी जेल में बिताओगे अच्छे बंदे बनकर। और ड्रैगन से कहने लगता है कि तुम उन सभी लोगों पर नजर रखना और इन्हें भागने मत देना। तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बंदे को भी नहीं भागने दूंगी। तभी स्वॉर्डमैन खड़ा होता है, जिसको देखकर वो डाकू डर जाता है, सरप्राइज होता है। तभी स्वॉर्डमैन उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि तुम उसकी मास्टर हो और ये मेरी पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, उसके सीने में मुक्का मारने के बाद। तभी वो एमसी से पूछने लगता है कि मेरे ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की है। जिसको देखते हुए एमसी उससे कहने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है इन सभी के सभी लोगों को बचाने के लिए, वो मैं नहीं था और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। तभी पीछे से कुछ लोग बच के निकलने की कोशिश करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि हम निकल लेते हैं जब तक वो लोग ध्यान नहीं देंगे हम पर। तभी एमसी उनको देख लेता है और उससे कहने लगता है कि लिटिल ड्रैगन मेडन तुम जाओ और उन सभी को पनिश करो जो कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये डेविल उसकी बात ध्यान समझती नहीं है और अपनी रियल फॉर्म में आने लगती है, और जब वो रियल फॉर्म में आ जाती है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को पकड़ लेती है जो भाग रहे होते हैं यहाँ से। जिसको देखकर वो सभी डाकू चिल्लाने लगते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और सभी के सभी लोग सरेंडर कर देते हैं। तो बॉस के पास भी कोई चारा नहीं बचता तो वो भी सरेंडर कर देते और आर्मी आकर उन सभी को पकड़ लेती है, जिसको देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कि लगता है अब यहाँ पर कोई परेशानी नहीं बची। तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं और उससे कहने लगते हैं हमारे एमसी से, तुम तो हमारे वाकई में एक हीरो और हमारी जान बख्शने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम वाकई में तुम्हारा इस कर्ज को नहीं चुका पाएंगे, अगर तुमने नहीं खाना खाया तो हम तुम्हें खाना भी देने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात सुनने के बाद ड्रैगन मेडन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और तभी लोग खाने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी अचानक से एमसी कुछ याद आता और वो फ्लैट के बारे में मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारी की सारी सिचुएशन ये बंदा बिल्कुल सुरक्षित होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा अभी तक। तभी सीन शिफ्ट होता है उन फ्लैट की तरफ और वो कह रहा होता है कि मैंने फाइनली इस ब्रूटल को ढूंढ लिया, ये डेफिनेटली यहाँ का सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रूटल है। और ऑर्डर कहने लगता है कि बॉस मेरे लिए सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर लेकर आओ। तभी बॉस वहां पर उसको सारी की सारी प्राइस बताने लगती है और कहने लगती है कि इसके हिसाब से तुम्हें प्रे करना पड़ेगा। जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं अभी अभी ब्लैक किंगडम से बाहर निकला तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मतलब पैसे ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक पाउंड शॉप है मतलब पास में ही स्ट्रीट पर, वहां पर जाकर तुम अपना सामान बेच सकते हो और पैसे इकट्ठे कर सकते हो। तभी वो पीछे से कह रही होती है कि आखिरकार भूतल में कौन जाता है बिना पैसे लिए हुए। ये बात सुनने के पैडल मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मुझे पैलेस के बारे में पता होता तो शायद मैं यहाँ पर कुछ पैसे के लिए पूछ लेता स्लाइम से। और तभी यहाँ पर आकर वो अपने कुछ मैजिक स्टोन को बेचने लगता है और कहने लगता है कि ये हाई क्वालिटी के हैं,
तुम इसके मुझे कितने प्राइस दोगे। ये बात सुनने के बाद वो देख और उसे 1 सिल्वर ऑफर करता है और बताने लगता है इसके बारे में। जो स्टोन है वो यहाँ पर एक काफी ज्यादा प्रीशियस ऑब्जेक्ट है, लेकिन ईस्ट किंगडम में शायद कोई भी इसे नहीं खरीद पाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता, तो इनकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं मिलने वाली। क्या तुम इसे बेचने वाले हो या फिर नहीं। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगता है कि अरे मेरे पास कोई चारा भी नहीं, और फटाक से उसे बेचते हुए उससे कहने लगता है मैं आज पूरे के पूरे दम नहीं दिखा सकता आपने, मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर एक रेगुलर लुकिंग गर्ल देख लूं और वहीं पर अपना टाइम पास करूं। तभी एक बंदा उसके पास आता है, उससे कहने लगता है हे क्या तुम किसी ब्रूतल को देख रहे हो। जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है कि हाँ इसके बारे में क्या। तो वो बंदा उसे मक्खन लगाते हैं, उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सबसे ज्यादा सस्ती जगह को जानता हूँ, जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज मौजूद है। अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो बहुत ज्यादा मजे कर सकते हो क्योंकि सबसे प्रीटीएस्ट है वो वहाँ पर तुम्हें मिलेगी, जहाँ तक कि क्वीन के मुकाबले में भी क्वीन भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा कहने लगता है फ्लैलेट उससे कहता है कि ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, अगर ये इतनी ज्यादा ये जगह एग्जिस्ट करती है तो आखिरकार मेरा जो इंटरनल रेडार है उसने पिकअप क्यों नहीं किया। ये बात सुनकर वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जिस इस तरीके के जो ब्रूतल होते हैं उन्हें इस तरीके से छुपा कर रखा गया है। ऑफकोर्स सी बात है तुम जैसे लोग उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे, और तो और वहां पर जाने के लिए तुम्हें 5 कॉपर की जरूरत पड़ेगी बढ़िया सी लेडीज बुलाने के लिए। ये बात सुनने के बाद एम्प्टी कुछ होने लगता है और उससे कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 5 कॉपर, तुम मुझे बताओ कि कहाँ पर है जगह, मैं तुम्हारे साथ चलूं। और तब ये फॉलो करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है और बंदा कहने लगता है कि वो इस जगह पर रेडी बैठी हुई है, ये जगह पर अंदर जाना है तुम। और वो फैलेट की भाई ठड़क बाहर निकल रही होती है, चेहरे पर दिख रही होती है, और अंदर आते हुए कहने लगता है कि ब्यूटीफुल गर्ल में आ चुका। और अंदर आने के बाद हमें एक बेड दिखाया जाता है, वहां पर किसी लड़की को बेड दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से कवर्ड, और वो लड़की उससे कहने लगती है कि डियर कस्टमर हेलो। आखिरकार अब अपने अपने कपड़े कब उतारो। तभी वो अपने कपड़े उतार उस लड़की पर अटैक करने के लिए फेदर कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम रेडी हो। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि यहाँ पर इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, सबसे पहले तुम्हें ब्रेसलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी एक ब्रेसलेट देने लगती है और उससे कहने लगता है कि तब मैं तुम बढ़िया शो दिखाऊंगा। और वो फैलेट बिना सोचे समझे उसका ब्रेसलेट को पहुंच जाता है, पहन लेता है और उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारा कोई नया टॉय वगैरह है कि, और कहने लगता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। और तभी वो अपनी लड़के अपना चेहरा दिखाते और उससे कहने लगते हैं कि मेरा नाम स्वीट ड्रीम्स है, तुम्हें पकड़ लिया हमने फाइनली। और ये देखने के बाद फ्लैट काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि इसका पोपट हो गया। इसको शौक होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ। तो ये पीछे से कुछ लोग आते और उसे चारों तरफ से घेर लेते और यहाँ पर पता चलता है कि ये पूरी तरीके से स्कैम था। और वो लड़की बाहर निकलकर जो कि बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही होती है उससे कह रही होती है कि डियर कस्टमर अपना सारा का सारा पैसा अपन को दे दो। लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता फैलेट, और उससे क्या लगता है अच्छा मुझे समझ में आया, तुमने यहाँ पर मुझे हनीपॉट स्कैम इस्तेमाल किया है मुझे पकड़ने के लिए, अब मुझे समझ में आया कि मेरे रेडार ने क्यों नहीं पकड़ा तुम। और कहने लगता है कि अब तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और उसके हाथों में जो ब्रेसलेट है वो चमकने लगता है और उससे क्या लगता है कि शिट ये तो मैजिक लिमिटर है। और यहाँ पर इसकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और उसकी बेड मच जाती है क्योंकि अब यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं हो सकता, कोई बचा नहीं सकता इसे, क्योंकि मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता बचने के लिए। और फैलेट को पीट पाट कर वो लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं, जिसको देखकर फैलेट काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और मार खाने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर होर हाउस का स्कैम करने में लगे हुए हो, वाकई में तुम्हारे पास बिजनेस करने का कोई मैनर ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद एक डाकू आता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुमने अभी भी क्या कहा था, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है। और दूसरा बंदा कहने लगता है कि हे बॉस इस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन है, ये गंदे के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो गरीब है खुद। ये बात जानकर वो बंदा भी शौक हो जाता है और वो लुटेरा उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा सारा का सारा पैसा कहाँ पर है। तो वो उससे कहने लगता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे मौजूद होते तो तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर मौजूद होता। इसको देखकर वो लुटेरा उसको मारते उससे कहने लगता है कि तुम फिल्दी कॉमनर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी है मुझसे इस तरीके से बात करने की। तभी उसका चेला कहने लगता है कि सॉरी, लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा जवान था लेकिन किसे पता था कि ये बंदा इतना गरीब होगा। तभी वो बंदा फ्लेड उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस वक्त काफी ज्यादा यंग हूँ और मेरे पास बहुत ज्यादा जिंदगी बची हुई है जीने के लिए, तो प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। तभी वो लुटेरा उससे कहने लगता है कि क्यों ना हम इसे ब्लैक किंगडम पर बेच दे स्लेव के तौर पर, हमें उसके बदले में काफी पैसे मिले। ये बात जानकर वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, शौक के मन में फटाका फटा रह जाता है और चिल्लाते उन सभी से कहने लगता है कि अभी अभी तो मैं ब्लैक किंगडम से जंगल से बाहर निकला हूँ और तुम मुझे वापस से उसमें भेजने वाले हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि तुम अभी भी ब्लैक किंगडम से बाहर निकले हो अकेले, वो भी। तो वो उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता होगा, तुम्हें बस पैसे से मतलब है ना, तुम मेरे फ्रेंड के पास जाओ, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, अगर उसे पता चला कि उसने तुम लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है तो मुझे तुम्हें लोगों को बहुत ज्यादा पैसे देने वाला है। ये बात सुनकर वो डाकू उससे लुटेरा उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तभी फेलेडे उसे बताने लगता है कि इस समय पर वो शायद गेस्ट हाउस में बैठा होगा इस टाउन के, हम लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ अलग अलग हो गए थे, तो मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो किस वाले गेस्ट हाउस में। ये बात सुनने के बाद उसका साथी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे गेस्ट हाउस नहीं है इस टाउन के अंदर अंदर, तुम जाओ और उससे मिलकर आओ, और एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमने हमारे साथ मजाक करने की कोशिश की तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी उसका साथी आता है चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बॉस हम तो भाई तो बैठ बच, क्योंकि हमारे इस टाउन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है फिर से, और वो हमारे काफी ज्यादा नजदीक आने वाले हैं। ये बात सुनकर वो शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अपनी सारी की सारी वैल्यूएबल चीजें उठाओ और भाग लो पैलेस में। और वो डाकू वहां से पैलेस में निकल जाता है और फेरेडे को वहीं पर छोड़ देता है। तो फेरेडे वहां पर चिल्लाते उससे क्या लगता है कम से कम मुझे तो यहाँ से जाने दो, ये सब कुछ क्या होने में लगा हुआ है, लगता है कि मुझे अपनी
इस इमरजेंसी में मुझे सिर्फ अपने आप पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और तभी उसकी नजर एक चाकू पर जाती है, एक नाइफ पर जाती है, जिसके सहारे वो अपनी रस्सियों को काटने में कामयाब रहता है और आजाद हो जाता है। और कहने लगता है कि ये सभी के सभी बंदे तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रेजी होंगे इन किडनैपर के मुकाबले में। मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं पहले फुर्सत में यहाँ से निकल लूं। और जब वो अपने कपड़े पहनने में लगा हुआ था तभी उसे एक डाकू मिल जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर अभी भी एक बंदा बचा हुआ है, जल्दी से इस बंदे को पकड़ लो, जाने मत देना। लेकिन वो बंदा खिड़की से वहां पर कूद पड़ता और कूद कर बाहर निकल जाता। लेकिन वो डाकू उसे रोकने की कोशिश करता है चिल्लाते, लेकिन फेलेडे वहां पर निकलने में कामयाब रहता है और गलियों में इधर उधर घूमने लगता। तो वो एक डेड एंड पे पहुंच जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है और कोई कह रहा होता है कि तुम वहां पर हो, वो वहीं पर रुक जाओ, जिसको देखकर इस बंदे की पूरी तरीके से फट गई होती है। यहाँ पर तभी पीछे से कोई दूसरा आवाज देता है कि हे, तुम उस बंदे का पीछा करना बंद करो। मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई बंदा बॉस को डुअल के लिए चैलेंज करने वाला है गेस्ट हाउस में, हम लोग इस शो को मिस नहीं कर सकते। जिसको देखकर फाइनली इसे मौका मिल जाता और फेलेडे चैन की सांस लेते हुए इससे कहने लगता है कि मैं बेयरली यहाँ पर जिंदा बचा और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार स्लाइम इस वक्त कैसा कर रहा है। और सारी की सारी फाइट खत्म होने के बाद सभी के सभी लोग उस स्वॉर्डमैन की चिंता कर रहे थे, उससे बात करते हुए कह रहे होते, हे यंग मैन, क्या तुम्हें अभी भी पेन महसूस होने में लगा हुआ है? मैं तुम्हारे बैंडेजेस बदल देता हूँ। यहाँ पर लड़कियां भी आकर उससे सही बात कर रही होती है और कहने लगते कि मुझे भी तुमसे स्वॉर्डमैनशिप सीखनी है। और जब एमसी से देखता है तो देखकर जलने लगता है, कहने लगता है ये कितनी ज्यादा अनोइंग बात है, कोई भी मुझे से ड्रिंक के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा। तभी ड्रैगन उससे कहने लगती है कि ये बंदा एक असली हीरो है, तुम बस एक अमीर बंदे हो जो कि फीमेल बॉडीगार्ड के पीछे छुप कर बैठा हुआ था। ये बात सुनने के बाद एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारे कारण नहीं हो रहा है कि आखिरकार लोग हमसे दूर भाग रहे हैं। तभी उसे कोई बुलाता और तभी हमारा एमसी देखकर कहने लगता है कि ये तो फेलेडे है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा बुरी हालत में आ रहा होता है उसके पास, और तभी फेलेडे उसके आके पास काफी थक कर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि ये वाकई में तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोबारा से। जिसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने लिए वो प्रोस्टी उस जगह पर ढूंढने के लिए नहीं गए थे, आखिर में तुम घूमने में लगे हुए थे, तो आखिरकार तुम इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो? तो फेलेडे उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। मैं हो हाउस को ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन वो एक स्कैम निकला और मुझे दूसरे उधर पकड़ ले गया और वो सभी के सभी लोग मुझे लूटना चाहते थे। तभी पंडित आ गए तो मैं किस्मत से निकलने में कामयाब रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस रिस्ट बैंड को मेरे हाथों से निकालने के लिए? अगर ये मेरे हाथों में नहीं होता तो शायद मैं अब तक निकल चुका होता उनके हाथों से। ये एक मैजिक लिमिटर है। ये सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये रिस्ट बैंड है वो काफी ज्यादा पतला लगता है, तुम इसे किसी भी रॉक से तोड़ सकते हो। ये बात सुनने के बाद फेलेडे उसे बताने लगता है कि मैं ऐसा करना तो चाहता था, लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने एक ब्लॉक स्वॉर्ड स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था। जब एक बंदा मुझ पर अटैक कर रहा था तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया था ब्लॉक करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी डैमेज ना हुआ इसको। तो एमसी ये बात सुनकर हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि कैसा रहेगा कि आखिरकार तुम इस रिस्ट को इस बैंड को पूरी पूरी जिंदगी भर पहने रखो तो और एक नॉर्मल पर्सन की तरह जिंदगी जियो। ये बात सुनने के बाद वो ऐसे कहने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं वाकई में अपने जो भी मैजिक सीखा है इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता। जब इन दोनों की बातें चल रही होती हैं तो स्वॉर्डमैन उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरी मदद चाहते हो कि मैं किसी चीज को तोड़ दूं? लिटिल ब्रदर बस थोड़ी देर के लिए इसे झेल जाओ, मैं एक झटके में से निकाल दूं। ये बात देखकर वो फेलेडे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि जरा रुको, स्टॉप 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 स्टॉप, जरा एक मिनट रुको, तुम काफी ज्यादा पावरफुल, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका पूरा पूरा हाथ टूट जाएगा। तो स्वॉर्डमैन उससे कहने लगता है, खैर कोई बात नहीं, मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो हमारा एम्स लिटिल में दिन से पूछने लगता है कि तुम इसके बारे में कुछ कर सकती हो? तो ड्रैगन उससे कहने लगती है कि तुमने फाइनली मुझसे मदद के लिए पूछ लिया है। तो फेलेडे उससे कहने लगता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। तभी वो ड्रैगन अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उससे कहने लगती है कि तुमने इस मैजिक रिमूवर को रिमूव करना चाहते हो तो तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, जो कि इस कंट्रोल करने में लगी इस बैंड को, और एक ही झटके में डिमोनिक पावर यूज करने के बाद पूरे ब्रांड को तबाह कर देती। जिसको देखकर फेलेडे उसका धन्यवाद कहता है और उससे कहने लगता है कि मैं इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि जिस बंदे ने मुझे नरक दिखाया था वो बंदा एक दिन मेरी मदद करेगा। ये बात सुनने के बाद लिटिल ड्रैगन चिल्लाते उससे कहने लगती है कि तुम वाकई में इसको पहनना चाहते हो दोबारा से? तभी स्वॉर्डमैन चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, मैंने पहले इससे नोटिस नहीं किया, लेकिन अभी अभी मैंने नोटिस किया है, तुमने अभी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन बाकी गुस्से में उसे देखने लगती है और वो बंदा उससे कहने लगता है कि जो ब्लैक मैजिक है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक किंगडम के लोग ही, उसके सिटीजन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या तुम सभी के सभी ब्लैक किंगडम से हो? ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या ये सभी के सभी लोग ब्लैक किंगडम से हैं? तो लिटिल ड्रैगन अपना इंट्रोडक्शन करवाते और उससे कहने लगते कि जी हाँ, मैं ब्लैक किंगडम से हूँ। तो क्या हुआ? तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मैं ब्लैक किंगडम के साथ वहाँ का जो किंग है ब्लैक किंगडम का, मैं उसका दोस्त हूँ, और फेलेडे बस एक एल्फ है जिसे मैंने वहां से बचाया था ब्लैक किंगडम से। ये बात सुनने के बाद उस स्वॉर्डमैन को गुस्सा आ जाती और अपनी स्वॉर्ड निकालने के बाद वो डायरेक्टली उस टेबल को बीच में से तोड़ देता है, जिसको देखकर सभी सरप्राइज और डर जाते हैं और कहने लगता है कि जो ब्लैक किंगडम के लोग हैं वो मेरे दुश्मन है, मैंने इसके बारे में उम्मीद भी नहीं की थी कि वहाँ के किंग के तुम दोस्त हो, और अभी के लिए मैं तुमसे गुड बाय कहना चाहूंगा, मैं वाकई में तुम लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहता। ये सुनने के बाद एमसी कहने लगता है कि ये बंदा इतना गुस्से में क्यों है, और आसपास के जितने भी लोग हैं वो भी उससे नफरत करने लगते हैं।
ये देखकर एमसी कहने लगता है, वेल ये बात सच है कि मैं ब्लैक किंगडम के साथ मिला हुआ हूँ, लेकिन ये भी बात सच है कि इसकी रेपुटेशन इतनी खराब है क्या? ये बात तो भाई सरप्राइजिंग है। तभी एक बंदा आकर उसे बताने लगता है कि तुम लोग, हे यंग मैन, मैं बताता हूँ कि आखिरकार ऐसा रीजन क्यों। तो एक बंदा रोकने की कोशिश करता है, उससे कहने लगता है कि जो मेयर, वह सभी के सभी लोग ब्लैक किंगडम से हैं, ये काफी ज्यादा डेंजरस है। तो उसका मेयर उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आफ्टर ऑल इन सभी लोगों ने हमें बंदिश से जो बचाया है, मैं इस बात पर उनको भरोसा नहीं करता कि वे सभी के लोग बुरे लोग होंगे। तो मेरी बात ध्यान सुनो तुम यंग मैन, तुम्हें तो पता ही होगा कि जो ईस्ट किंगडम है और ब्लैक किंगडम दोनों के बीच में वॉर चलती रहती है, और पहले एक बार बहुत ज्यादा युद्ध भी छिड़ा था भयानक वाला। ये बात सुनकर एमसी पूछता है क्यों? तो बताने लगता है कि जो ब्लैक किंगडम है वो 100 ईयर्स पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक से वर्ल्ड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहा और कई सारे क्रिमिनल्स भागने लगे और ब्लैक किंगडम में सभी लोग इकट्ठे हो गए। और उस समय पर ब्लैक किंगडम अपनी कंट्री को बनाने में बहुत ज्यादा व्यस्त था, तो उन लोगों ने उन क्रिमिनल्स पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन वे सभी के सभी लोग, ब्लैक किंगडम के सारे क्रिमिनल, वो हमेशा ईस्ट किंगडम की तरफ आते रहते हैं और कई सारे सीरियस क्राइम्स भी कमिट करते रहते हैं और बंदेज के तौर पर हमें लूटते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। जिसके कारण हमारी क्वीन को काफी तो गुस्सा हो गया और हमारी क्वीन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा था ब्लैक किंगडम में उससे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो ब्लैक किंगडम के लोग हैं उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया। इसलिए 30 साल पहले क्वीन ने वहाँ पर कई सारे आर्मी को भेजा उन क्रिमिनल्स को मारने के लिए ब्लैक किंगडम में। और लेकिन जो आर्मी है वो एक्सीडेंटली हर्ट कर दिया था वहाँ के कुछ सिटीजन्स जो कि बॉर्डर पर रहते थे, जिससे कि वहाँ का जो किंग है ब्लैक किंगडम का, उसने अपना गुस्सा निकाला उस क्वीन पर और अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ युद्ध छेड़ दिया। और इस तरीके से दो किंगडम के बीच में सिचुएशन खराब होती रही और वॉर स्टार्ट हो गई। और इस वॉर के दौरान कई सारे लोग मारे गए ब्लैक किंगडम की तरफ से, क्योंकि ब्लैक किंगडम हमेशा अपनी मिलिट्री पावर को ज्यादा बढ़ाते हैं और इतनी पावर होने के कारण उसने वॉर को डोमिनेट कर लिया और वे जीत गए। और बात करें हमारे बारे में तो हमारी आर्मी पूरी तरीके से रिट्रीट करने में लगी हुई थी ऑलरेडी, लेकिन जो नेक्रोमेंसर किंग था वो काफी तो गुस्से में भरा हुआ था, ब्लडलस्ट थे। इसने पूरी की पूरी आर्मी को हमें घर तक चेज की और सिटी में घुसने के बाद, बॉर्डर में घुसने के बाद उन्होंने सभी लोगों को मार दिया। और जब उन लोगों का गुस्सा शांत हुआ और वे सभी के सभी लोग वापस चले गए तो उन्होंने कई सारी सिटीज को ऑक्युपाई कर लिया था उसके बीच, और उस दौरान कोई भी वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाया, कई सारे लोग मारे गए। जिसने भी ब्लैक किंगडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की हमारे, वो सभी लोग सेक्रीफाइस हो गए। और बात करें इस जू हाई शू के बारे में, इसने भी अपनी फैमिली को उसी वॉर के दौरान खो दिया था, इसमें डाउट वाली बात नहीं है। और उसी समय से ये ब्लैक किंगडम से काफी ज्यादा नफरत करता है। ये बात सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हो, क्या लगता है कि मैंने इसके बारे में सोच नहीं था कि ये लियू चैन है वो कुछ ऐसा कुछ करेगा इससे पहले। तो वो मेयर उसे बताता है, यंग मैन तुम्हें शायद कभी भी अपने ब्लैक किंगडम के रिश्ते के बारे में मेंशन नहीं करना चाहिए था और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि श्योर, मैं ये बात समझ गया। और तभी अगले दिन वे आराम करता है और सुबह जगता है और कहने लगता है कि वाह, मॉर्निंग हो चुकी है ऑलरेडी। और तभी पहले डे और वो तीनों के तीनों बाहर निकलते हैं तो सभी के सभी लोग उसका बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते और एमसी उनका धन्यवाद करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग अब जहाँ से जा रहे हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट कहने लगती है, उम्मीद करते हैं कि हम बाद में जरूर मिलेंगे। तो पहले तो उससे पूछने लगता है फिलहाल क्या हम लोग डायरेक्टली पैलेस की तरफ जा रहे हैं? तो एमसी कहने लगता है कि जी हाँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बर्बाद करने के लिए यहाँ, लेकिन जो स्ट्रीट है वो काफी ज्यादा शांति से भरी हुई होती है, जिसको देखकर उसे ठीक नहीं लग रहा होता। तो एमसी उससे कहने लगता है कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए इन लोगों को कि होटल वालों ने हमें यहाँ पर रुकने के लिए एक मौका दिया। और फैलादे उसे माफी मांगता है, उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं अगर रिस्टबैंड में नहीं बंधा होता तो वो शायद हमें उसे पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ने पड़ती और मैं मैजिक से उसे बचा लेता, इससे बढ़िया। और मेरे रिस्टबैंड के कारण सारी की सारी पोल खुल गई। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि जो वॉर है वो दो किंगडम के बीच में चलने में लगी, तो इससे हमारा कुछ भी लेने देने नहीं है, हमारे पास किस्मत खराब थी। और लिटिल मिडल ड्रैगन, तुम्हें भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो लिटिल ड्रैगन उससे कहने लगता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। तभी पीछे से कोई आता है और कहने लगता है कि गैस जरा इधर रुकिए, और ये वही लड़की होती है रिसेप्शनिस्ट, या फिर उनमें से कोई और लड़की है। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि हे प्रीटी रिसेप्शनिस्ट, मैंने ऑलरेडी इस होटल का पेमेंट कर दिया, क्या मैं कुछ गलती कर रहा? तो वो लड़की उससे कहने लगता है कि नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। और लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट उसका धन्यवाद करने के लिए आई होती है। तो एमसी सरप्राइज होते उससे पूछ लगता है कि क्यों? तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लोग ब्लैक किंगडम में काफी ज्यादा क्लोज हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जो वॉर है उनके साथ जो पहले हुई उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी ना, लेकिन जो जू हाई शू है और तुमने इस सभी के सभी लोगों को कल बचाई थी उनके। ये बात सुनने के बाद ड्रैगन उससे कहने लगती है कि तुम्हें वाकई में इस बात का डर नहीं है कि हम लोग मजाक कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, शायद हम लोग पूरे टाउन को बाद में जला देंगे। ये बात सुनकर एमसी से शांत करता है और उससे क्या लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, इस तरीके से मत डराओ इसको। तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगते कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करो। ये बात सुनकर वो शॉक हो जाते हैं और वो मेडन जो लड़की होती है रिसेप्शनिस्ट उससे कहने लगती है कि मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर तुम ब्लैक किंगडम में क्लोज हो या नहीं हो, मैं इस बात पर पूरा भरोसा करती हूँ कि तुम बिल्कुल भी बुरे बंदे नहीं हो। और तो और एडिशन में तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमीर हो, काफी ज्यादा फनी हो भले, और तुम किसी से फाइट भी नहीं करते हो, लेकिन तुम काफी ज्यादा रिलायबल बंदे लगते हो और मुझे इस जैसे बंदे काफी ज्यादा पसंद है। भाई जैसे वो शर्माते हुए कहती है तो हमारा एमसी कतई लट्टू हो जाता है उस पर, और भाई साहब अमीरी देख के लड़की हमारे एमसी से पट जाती है, उसे एक पाउच देती है और उससे कहने लगती है कि यही बहुत हो गई है, मैं प्रोटेक्टिव चार्म तुम्हें देना चाहूंगी, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो और अपनी सेफ ट्रिप पे तुम जा सकते। फैलादे इसको देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि लव कंफेशन, वाओ। लेकिन हमारा एमसी मुस्कुराता होता है, डेविल स्माइल मार रहा होता है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह का चेहरा बना रहे हो।
तो एमसी उससे कहने लगता है कि फैला दे। ये बात तो सच है क्योंकि जो ईस्ट किंगडम की लड़कियां हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है, मानना तो पड़ेगा। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद कर रहे यार, इससे वाकई से मुझे तुम्हारा कल की याद आ रही है चेहरे की, और जो मेरे साथ जो कल हुआ था उसकी याद आ रही है मुझे। ये देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऐसी कई सारी प्री लड़कियां हैं जिसको तुम पटा सकते हो। तो वो फ्लैडे उससे कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम इस तरीके से मुझे वुमन के बारे में सिखा। ऑल ऑफ अ सडन मैं वाकई में शादी करना चाहता हूँ, एमसी ये कहता है। ये सुनने के बाद फलदे उससे कहने लगता है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए बॉस, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारा इंतजार करने में लगी हुई है कंप्लीट करने के लिए। तो एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो फैक्ट है, जो हम ब्लैक किंगडम के काफी ज्यादा नजदीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि क्वीन को इसके बारे में पता ना चले, लेकिन आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा। अगर मैंने अपने इंटेलिजेंस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो ये शायद अनअवॉइडेबल होगी सिचुएशन, क्योंकि मैं डिफरेंट ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करना चाहता हूँ और हमने ऑलरेडी लेसन सीख लिया है कि हमें अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ की अथॉरिटी काफी ज्यादा ओल्ड माइंडेड है। जब हम क्वीन से बात करेंगे बाद में तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई परेशानी खड़ी ना हो। आखिरकार हमें कितना समय लगने वाला है वहां पर पहुंचने के लिए वैसे? तो फैलदे उससे कह लगता है कि हम ऐसे ही चलते रहे तो शायद हमें 2 वीक में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उससे कह लगता है कि चलो चलते हैं हम लोग अपने ईस्ट किंगडम में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और घोड़े पर सवारी कर वो लोग आगे तरफ निकल पड़ते और फाइनली वो कैपिटल पर पहुंच जाते हैं। इसको देखकर एमसी खुश होता है और वहाँ की मार्केट को देखकर भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि जहाँ पे तो कैपिटल है वो वाकई में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से भरी पड़ी है, और यहाँ की जो सिटीज है और यहाँ के जो टाउन है ईस्ट किंगडम के वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जिस भी सिटी को हमने इससे पहले गए थे वहाँ पर खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके, किस सिटी के पास तो नेचुरल साइड थी और किस सिटी के पास टूरिज्म मौजूद था, और कई सारे फॉरेनर भी वहाँ पर विजिट करने के लिए आ रहे थे उधर। कुछ सिटीज डेंस थी जिन्हें मैन्युफैक्चर के लिए बनाया गया था, जो कि गुड्स को एक दूसरे से सिटी में पहुंचाते रहते हैं, और कुछ सिटीज फार्मलैंड से भरे हुए थे जो कि फोकस करते हैं हाई क्वालिटी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। ये बात सुनने के बाद फ्लैडे उससे क्या लगता है कि मैंने भी इसके बारे में कुछ ऐसा ही सोचा था, हर एक सिटी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से भरी पड़ी है। ये सुनकर एमसी सरप्राइज होता है। तो फ्लैडे वापस से अपनी ट्रक निकालते हुए उससे कहने लगता है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते कि जो डोंगवैन सिटी थी वहाँ का जो ब्रूतल थे वो वाकई में लार्ज सिलेक्शन है वहाँ पर करने के लिए, मानना तो पड़ेगा। वहाँ पर एक एक क्वालिटी का माल है। जो चेंजिंग सिटी थे वहाँ पर भी हाई क्वालिटी का मटेरियल है। और उसको इस तरीके ट्रक निकालते हुए देखता है तो एमसी उससे कहने लगता है कि ठीक है बहुत हो गई तुम्हारे बकवास। और एमसी कहने लगता है कि हे तुम अब यहाँ पर किसी ब्रूतल के बाद जाने के बारे में तुम सोच रहे होगे इस कैपिटल में, मैंने सही कहा? अगर तुम्हारे पास अभी भी वाकई में इतना पैसा बचा हुआ है तो तुम मुझे वापस कर दो, या फिर नहीं है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और जो मैंने तुम्हें पहले दिया था पैसा उसके बारे में क्या? तभी फैलदे उससे कहने लगता है कि मैं नहीं जाने वाला। ये सुनकर एमसी सरप्राइज होते हुए उससे पूछने लगता है क्या तुम वाकई में अपने आप को सुधारने वाले हो? तभी फैलदे उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स नॉट। अब जबकि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाने वाला, तो मैं यहाँ पर सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है ल्यूसी रिक्वेस्ट एंट्री आई मीन क्वीन के पास। यहाँ पर क्वीन की दरबार लग रहा होता है, सभी लोग वहाँ पर उसका स्वागत करते हैं और एक बंदा उसके पास आता तो क्वीन उससे पूछते कि क्या हो, और वो बंदा आकर उसे बताने लगता है कि योर मैजेस्टी जो मर्चेंट जी लिंग था वो हमारे इस फैंगलू सिटी में ऑलरेडी आ चुका है। जिसको देखकर क्वीन उससे कहने लगती है कि ये बंदे ने यहाँ पर आने में वाकई बहुत ज्यादा समय लगा दिया है, मैं तो उसके बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गई थी। तो वो उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आधे बंदे पहले उसे किसी माउंटेन बंदे के द्वारा कैप्चर कर लिया था लीन जीन में, और वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया, शायद इसलिए वो यहाँ पर आने में लेट हो गए। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है कि हमने अभी तक उन लोगों से नहीं मिले हुए हैं, और हम में से वो एक मतलब हम में से नहीं है वो बंदा, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छे काम करने में लगा हुआ है हमारे लिए। अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम अब जा सकते हो। तभी उसका एक बंदा सजेशन देता है और उससे कहने लगता है योर मैजेस्टी मैं भी आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूँ। तो वो बंदा उससे कहने लगता है कि इनचली आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? तभी उसका इनच कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो जी लेंगे उसके ब्लैक किंगडम के साथ कनेक्शन है, और उसके साथ ब्लैक किंगडम का एक फॉलोवर भी मौजूद है जो कि उसके साथ आया है या फिर आई है। तभी क्वीन इसकी ये बात सुनता है, उससे क्या लगता है कि अगर वाकई में वो ब्लैक किंगडम के साथ मिला हुआ है तो उसके साथ मिलना हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। क्या वो पंडित को पकड़कर लाया है वो कोई कवर वगैरह है? ये सुनने के बाद उसके बगल में जो लड़की बैठी होती है वो उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। ये बात सुनकर क्वीन उससे कहती है क्या कि इसने यहाँ पर पंडित को पकड़ा है, वो न्यूज हमें आर्मी से मिली है, इसका मतलब ये बात सच है। लेकिन ब्लैक किंगडम के द्वारा जो भी न्यूज मिली है वो रूमर्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि जो रूमर्स है वो काफी तो झूठ भी होते हैं, और इस चीज से हमारे कुछ गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। तो हमारी जो रिलेशन है, हमारा जो फाइनेंस है और जो ट्रेड है वो दूसरी कंट्री के साथ अफेक्ट पड़ सकता है। ये सुनने के बाद क्वीन उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगती है कि चैन यू तुम तो वाकई में सही हो, बढ़िया हुआ तुमने बढ़िया डिसीजन लिया इस बार। ये बात सुनकर वो शर्माने लगती लड़की। तो क्वीन अपने इनच को ऑर्डर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी कि उससे मिलना है या नहीं मिलना, अब तुम जा सकते हो। और वो इनच वहां पर चला जाता है और उसके बाद वो उन लोगों को देखते रह जाती है। और क्वीन मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ब्लैक किंगडम वाकई में कितना ज्यादा दर्द है यार, जो परेशानी भरी चीज है ब्लैक किंगडम। तभी वो लोग खाना खाने लगते हैं। हमारा एमसी तो वो देखकर कहने लगता है कि कितना डिलीशियस फूड है यहाँ पर। तो फ्लैडे उससे क्या लगता है कि मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हें बढ़िया सा रेस्टोरेंट रिकमेंड करने वाला हूँ। तो एमसी उससे क्या लगता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर थक चुके होंगे इतने ज्यादा आधे मन तक ट्रेवल करते करते, अब यहाँ पर रिलैक्स करना चाहिए। कल हम लोग उस पर्सन से मिलने वाले हैं जो हमें जिसने हमें इनवाइट किया है पैलेस में। फ्लैडे तुमने मुझसे कहा था कि तुम एक प्रिंसेस से एक बार प्यार में पड़ चुके थे, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो रॉयल फैमिली की है? ये बात सुनने के बाद फ्लैडे उससे क्या लगता है कि ऑफ कोर्स हम लोग जिससे मैंने प्यार किया था वो बेसिकली मैं रॉयल फैमिली के हर एक बंदे को जानता हूँ, हर एक बंदी को जानता हूँ। सीधे से कहने का मतलब ये है
लेकिन वो सभी के सभी लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो मैं सबसे पहली बात जान लेनी चाहिए कि जो फीमेल मेंबर्स है रॉयल फैमिली के, वो टॉप नॉच ब्यूटीज हैं। तो आप यहाँ पर हमारी क्वीन के बारे में भी देख सकते हो इस कंट्री के, जो कि ऑलरेडी 40 साल की है, लेकिन ये अभी भी पहले की तरह चार्मिंग है। अगर मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो इतनी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन है जो कि 40 साल की उम्र में मैंने अभी तक देखी है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, वाह तुम्हारा टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। ये बात सुनने के बाद फलदे उससे कहने, जनरली देखा जाए तो मैं सिर्फ वही लोगों में इंटरेस्टेड हूँ जो कि 14 से 40 साल के बीच में हो। ये बात सुनकर एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि 14 कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया। तो फलदे मुस्कुराते हुए शर्माते उससे कहने लगता है कि जो क्वीन है वो भले ही 40 साल की हो, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूछने लगता है कि तुमने अभी भी क्या कहा। तो तभी फलदे उससे कहने लगता है कि कुछ भी नहीं। सबसे दूसरी बार बताना चाहता हूँ इसकी 2 डॉटर्स, ब्यूटीफुल डॉटर्स के बारे में। जो एल्डर प्रिंसेस है, जैसे हम लोग मिंग चैन यू कहते हैं, वो काफी ज्यादा फेमिलियर है अपनी मदर से और काफी ज्यादा अच्छा फिगर है उसका, मानना तो पड़ेगा कि नहीं बवाल है। लेकिन प्राइवेट में देखा जाए तो ये वाकई में किसी कॉमन होर की तरह ड्रेसअप करती है, समझ गया ना किसी। ये बात सुनने के बाद एमसी सफरात हो जाता है और उससे क्या लगता है एक होर की तरह, लेकिन क्यों। तो वो समझाते हैं उससे कहने लगता है कि वो उसे इस तरीके की चीजें काफी ज्यादा पसंद है और तो ये कई सारे भूतल को मैनेज करती है स्लीपलेस बोट में जो कि कैपिटल में मौजूद है। ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है हमारा एमसी की प्रिंसेस वाकई में भूतल चलाती है सीरियसली। तो फलदे उससे कहने लगता है कि ये वाकई में सच बात है, लेकिन ये बात देखने की तो है। और बात करें वहाँ के यंगर प्रिंसेस के बारे में जिसका नाम मिंग चैन यूए है, किसी कारण की वजह से उसकी आंखें और उसके बाल सफेद है और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती है किसी आउटसाइड से, लेकिन वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटी है एक नंबर की। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये वाकई में मिस्टीरियस लग रही है, क्या ये बिल्कुल मैं किसी सर्टेन टाइप की है। तो फलदे उसे बताने लगता है कि मैंने सुना है इसके बारे में कि उसने स्पेस टाइम मैनिपुलेशन मैजिक के बारे में सीख रखा है और कई सारे एंशिएंट टेक्स्ट भी सीखे और ऐसी चीजों में इसकी काफी दिलचस्पी है। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक होते हुए उससे क्या लगता है कि क्या उसने वाकई में सब कुछ इतना सब कुछ सीख रखा है जैसा कि मैंने उम्मीद किया था रॉयल फैमिली से। तभी फलदे उससे कहने लगता है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मुझे काफी ज्यादा पावरफुल मिल चुके हैं सीक्रेट्स और उनके पास काफी ज्यादा सीक्रेट्स भी है, मानना पड़ेगा। तभी एमसी कहर पूछने लगता है कि आखिरकार कौन सी प्रिंसेस तुम्हारी लवर थी। ये बात सुनने के बाद फलदे उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं वाकई में मेरी हिम्मत नहीं है कि मेरे पास इतना स्टेटस नहीं है कि मैं किसी प्रिंसेस को फंसा सकूं। जिस प्रिंसेस के साथ मेरा रिलेशनशिप था वो क्वीन के यंगर ब्रदर की। इतना सब सुनने के बाद एमसी शॉक हो जाता है और बीच में रोकते उससे कहने लगता है कि क्वीन का यंगर ब्रदर, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ओल्ड मैन भी पसंद है भाई। ये बात सुनने के बाद फलदे चिल्लाते उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद कर। मैं उसके यंगर ब्रदर की डॉटर के बारे में बात करने में लगा होता है जिसका नाम मिंग शुआंग है। मिंग शुआंग वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट थी और मुझे इसका ऑरा वाकई में बहुत ज्यादा पसंद था और मैं एक ही झटके में उसके पहली साइड में ही उसके प्यार में पड़ गया क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसा क्यों फील होने में लगा कि तुम्हारी नजर में हर एक लड़की ब्यूटीफुल है। ये बात सुनकर पहले तो उससे कहने लगता है कि मिंग शुंग मिंग शुंग स्पेशल है। जब मैं उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गया तो हम एक दूसरे के साथ बनते गए और हमें एक दूसरे के साथ काफी तो कॉमन चीजें भी थी। तो मैंने इसके साथ डिसाइड कर लिया था कि मैं तो ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके साथ शादी कर लूंगा और उसके साथ कैपिटल में रहूंगा हमेशा। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि तो आखिरकार तुमने भाग क्यों निकली। तो फलदे उसे बताने लगता है कि कुछ समय बाद मुझे इसके बारे में पता चला कि उसके सीक्रेट है ना, सीक्रेटली दुगों को कंट्रोल करना काफी ज्यादा पसंद है और वो कंट्रोल फ्रीक है और वो कभी भी मुझे अपने घर से बाहर भी नहीं निकलने देगी। यहाँ तक कि मुझे उसने बांधकर अपने रूम में बंद करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने वहां पर चुपके से निकल पड़ा। सीधे सीधे शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट पार्टनर मौजूद नहीं है। जो मिंग शुआंग है वो बाई लोगों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेटर है। ये सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि जो रॉयल फैमिली है वो वाकई में इंटरेस्टिंग लोगों से भरी पड़ी है, मैं वाकई में उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। तो फलदे उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वहां पर नहीं जाने वाला। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं इस मैटर को अकेले हैंडल कर सकता हूँ। और तभी वे लोग शेयर करने लगते और तभी जब लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं तभी किसी की नजर उन पर जाती है, उनको देखकर मुस्कुराने लगता है किसी डेविल की स्माइल मार रहा हो जैसे। और अगले दिन वे लोग सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जब हमारा एमसी सामने देखता है तो उसको मुंह फटाका फटा रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक हवा में उड़ता हुआ पैलेस होता है। और तभी उस बंदे से पूछने लगता है अपने साथी लिटिल ड्रैगन से, देखो हम कितने ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं। और सिक्योरिटी गार्ड पे चेकअप करने वाले कहने लगते कि हम लोग फेंगलू सिटी से आए हुए हैं और मैं वहाँ का मैसेंजर हूँ। और अपनी आइडेंटिटी बताने के बाद वो उसे परमिशन दे देता है अंदर जाने की, लेकिन तभी वो सिक्योरिटी गार्ड हमारी लिटिल ड्रैगन को रोक देता है। इसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है। उससे क्या लगता है कि हमें लगता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा लिटिल ड्रैगन मेडन, तुम लेकिन यहाँ से भागना मत। तभी लिटिल ड्रैगन क्या लगती है कि ठीक है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और वो बंदा हमारे एमसी को वहां से ले जाने लगता है और वो हमारे एमसी को इंतजार करवाता है। और जैसे ही हमारा एमसी वहां पर बैठ जाता है तो एक लड़की उसकी तरफ आती है और उससे कहने लगता है कि आप इसे एंजॉय कर सकते हो टीवी देखकर। तभी हमारा उसका धन्यवाद कहता है एमसी। और जब वह लड़की वहां से चली जाती है तो अपने आप से कहने लगता है कि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी अचानक से उसके सामने वही 3 लोग आ जाते हैं जिसने उन्हें इनवाइट किया होता है और कहने लगता है कि हमें माफ कर देना कि हम लोग तुम्हें इस तरीके से इंतजार करवा रहे थे। तो एमसी सरप्राइज होकर खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं थी जो कि यहाँ पर इंतजार करवाने में लगा होता आपको और मुझे इतने ज्यादा ट्रेवल के दौरान काफी ज्यादा समय लगा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा।
और अपना इंट्रोडक्शन करवाता है कि मैं ही वो बिजनेसमैन हूँ जीलिंग, जो कि बेंगलुरु सिटी से आया हुआ है। और तभी बंदा हमारे एमसी का स्वागत करता है और उससे कहने लगता है कि मैं एम्पायर का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, सीधे स्ट्रेट पॉइंट पर आता हूँ कि बेंगलुरु का सबसे ज्यादा रिचेस्ट बंदे ने उसका प्रोडक्ट को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए आया हुआ है। ये सुनने के बाद एमसी कहता है कि जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर अपनी आईबीन जो है ना, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसको एम्पायर में बेचना चाहता हूँ, पर एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता हूँ जिसे कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि मिडिल क्लास वाले, हाई क्लास वाले सभी लोग। और यहाँ पर मैं अपनी खुद की एक सब्सिडी कंपनी खोलना चाहता हूँ और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बेचकर प्रमोट कर बेचूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आपके एम्पायर पहला ऐसा फॉरेन कंट्री बने जिसके साथ मैं आईबीन का प्रोडक्ट बेचूंगा। ये बात सुनने के बाद वो बंदा पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने हमारे एम्पायर को ही क्यों चुना है अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए। तो एमसी उसे बताता और कहने लगता है कि तुमने तो ये बात सुना ही होगा यहाँ की जमीन के बारे में, लोगों के बारे में। तुम्हारे पास कई सारे बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ तक कि मुझे भी इसके बारे में पता है कि मैं भी जब यहाँ पर आया था तो मुझे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर रास्ते में मिले थे और सबसे ज्यादा मोस्ट सिमिलर एटीट्यूड है जिंदगी को लेकर लोगों का। अगर मैं आईबीन को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो जो एम्पायर है वो वाकई में पूरी तरीके से यूनिफाई कर देगा अलग एरिया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को। और अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा भी मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए, और आईबीन को हम लोग बिना किसी मैजिक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिरकार तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करते इसको। ये बात सुनने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी उसे ट्राई किया हुआ है। ये सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज से भर जाता है, जहाँ पर वो मिनिस्टर उससे कहने लगता है कि जो आईबीन है वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है जिससे कि बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैलने वाला है ये प्रोडक्ट, और मैंने इस पर ऑलरेडी ध्यान दे दिया है। और एक बार यूज करने के बाद मैंने इसके बारे में सोचा है कि ये हमारे सिटीजन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए काफी बेहतर टूल है। ये बात सुनकर एमसी उसका धन्यवाद कहता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर उसे समझाता है, उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसे तुमने कन्विंस करने की जरूरत है, मुझे नहीं बल्कि मेरी क्वीन को। ये काफी अनफॉर्चुनेट वाली बात है कि क्वीन इस वक्त काफी बिजी है हमारे, तो मुझे इस बात का डर है कि उनके साथ मीटिंग अरेंज करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है ताकि तुम उस आईबीन का डेमो दे सको क्वीन को, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर एमसी उसका धन्यवाद कहता है। वैसे मिस्टर जीलिंग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपके रुकने के लिए, जब तक आप 3 दिन के बाद क्वीन से मिलोगे, यहाँ पर रुकने के लिए आपका इंतजाम कर देती हूँ। ये बात सुनकर एमसी फिर से उसका धन्यवाद कहता है। तभी उसके बाद हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लड़की फ्लावर को निकालती है और जैसे ही वो बूंद पानी में जाती तो उस लड़की को हमारे एमसी का चेहरा दिखने लगता है, जिसको देखकर वो लड़की उसे कहने लगती है कि ये वही बंदा है जिसका मैं काफी समय से इंतजार करने में लगी हुई थी और जिसे मैं ढूंढने में लगी थी। और तभी हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बताता है कि फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं क्वीन से मिलने वाला हूँ, और हमारा एमसी और लिटिल ड्रैगन उसके साथ निकल पड़ती है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि लिटिल ड्रैगन मेदन तो मेरे साथ चलो। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज से भर जाता है। तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहने लगते हैं कि लेकिन जो गार्ड है पैलेस के वो मुझे अंदर नहीं जाने देते फ्रंट डोर से, तो आखिरकार तुम्हें कैसा लगता है कि मैं अंदर कैसे जाऊं। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें बस डायमेंशन लिंक में जाना है। ये सुनकर लिटिल ड्रैगन काफी तक घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि मैं उस रिंग के अंदर वापस से नहीं जाना चाहती प्लीज, लेकिन एमसी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे अंदर भेज देता और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने प्लान पहले से बनाकर रखे हुए हैं। और तभी उस क्वीन के दरबार में दरबार लगता है और अनाउंस किया जाता है कि वहाँ फेंगलू सिटी के एम्बेसडर यहाँ पर आ चुके हैं। और तभी हमारा एमसी एंटर मारता और अपने घुटनों के ऊपर बैठने के बाद उससे कहने लगता है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा माई क्वीन, मैं फेंगलू सिटी का एम्बेसडर हूँ और मेरा नाम जी लेंगे। तभी कोई उससे कहने लगते कि तुम्हें खड़े हो जाना चाहिए, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बिजनेस करने के लिए आए हो इतनी दूर से ट्रेवल करने के लिए। तो हमारा एमसी अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है और उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट आईबीन को प्रमोट करने के लिए आया हुआ हूँ। ये बात सुनकर क्वीन उससे कहने लगती है कि तुम डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सकते हो मुझे। तो एमसी समझाते हैं, उससे कहने लगता है कि आईबीन को कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया गया है, ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो इसका जो इफेक्ट है वो मैजिकल मैसेज की तरह ही है, लेकिन जो लोग हैं इसको बिना मैजिक के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इसकी ये खासियत है। ये बात सुनकर वहाँ के गार्ड आपस में बात करते हैं, उससे कहने लगता है कि मैजिकल मैसेज ये एक ऐसा आइटम है जिसका एक्सेस ज्यादा लोगों पर नहीं रहता, बहुत ही अमीर लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बंदा कहने में लगा हुआ है कि बिना मैजिक के इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि मैं लॉन्ग रेंज तक भी मैसेज भेज सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। तभी एमसी उसे कहने लगता है कि हेलो क्या तुम मुझे सुन सकते हो, माइक टेस्टिंग। और दूसरी तरफ से फैलेदे उसका जवाब देता है कि मैं तुम्हें क्लियरली सुन सकता हूँ, मैं इस वक्त डोर के पैलेस इस फ्लोटिंग पैलेस के दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर गार्ड लगे हुए हैं और उसके फॉरहेड पर एक मोर भी बना हुआ है। ये सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो डेफिनेटली हमारा गार्ड है जो ड्यूटी पर लगा हुआ है, इसका मतलब ये सब कुछ सच है। तभी उस क्वीन के बगल में जो लड़की बैठी होती है वो उससे कहने लगती है, यानी कि आई थिंक ये प्रिंसेस है, वो उससे कहने लगती है कि ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी क्यों लगने में लगी हुई है। हमारा एमसी अपने प्रोडक्ट को वापस से अपने बॉक्स में रखता है
और उन सभी से कहने लगता है कि माय क्वीन, अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ इसकी कैपेबिलिटीज को, आज मैंने जो दिखाना था वो तो दिखाई दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका मुझे परमिशन दोगे। और तो और मैं इसकी वॉल्यूम में ना वो भी काफी ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ उसकी रेंज को, और नॉर्मल सर्कस में एक बंदा दूसरे बंदे को सुन सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैजिकल मैसेज की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाई है, और सिर्फ अमीर लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आईबीएन के होते हुए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आईबीएन प्रोडक्ट काफी ज्यादा सस्ता है, काफी ज्यादा आसान है यूज करने में, और 10 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है अभी के लिए। और हम लोग इसमें वर्क करने में लगे हुए हैं कि हम इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा दूर तक बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा लॉन्गर रेंज वाला वर्जन आने वाला है फ्यूचर में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भी जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ के सिटीजन सभी के सभी एम्पायर के इसका इस्तेमाल करते हैं तो कम्युनिकेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे कि ये सिटी भी काफी ज्यादा, और इसका यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो काफी ज्यादा ग्रो होने लगा धीरे धीरे करके। धीरे से काय को तेज तरीके से ग्रो होगा फिर तो योर मैजेस्टी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे परमिशन दोगे अपने एम्पायर में एक ब्रांच एस्टेब्लिश करने की, ताकि मैं अपने इस आईबीएन प्रोडक्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रमोट करूँ। ये बात सुनने के बाद क्वीन उससे कहने लगता है कि मिनिस्टर आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तभी फाइनल मिनिस्टर उससे कहने लगता है कि जो मैजेस्टी जो स्पीड है कम्युनिकेशन का वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, डेवलपमेंट भी होगा हमारे इस एम्पायर का, और कल्चर का भी, और इकोनॉमी का भी। और जो आईबीएन है वाकई में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तभी दूसरा मंत्री उससे कहने लगता है कि माय क्वीन जो हमारा एम्पायर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है, और ये काफी ज्यादा यूजलेस है हमारे सिटीजन के लिए, और हमारे सिटीजन की नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगला तीसरा मिनिस्टर उसे क्या लगता है कि माय क्वीन अंत में आकर ये प्लांट से बना हुआ है, ये काफी ज्यादा यूजफुल है, लाइफ स्पैन इसकी लिमिटेड है, और अगर हम इसे रेगुलर खरीदते हैं, मतलब एक बार खराब होगा फिर नया लो, फिर खराब होगा फिर नया लो, इससे तो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद क्वीन उससे कहने लगती है कि तुमने वाकई में कुछ लॉजिकल वाली बात कर ली है जो भी तुम कहने में लगी हुए हो। तो मिस्टर जीलिंग, एक फॉरेनर होते के नाते हमारे एम्पायर में आए हो, ये काफी ज्यादा हार्ड है हमारे लिए कि हम तुम्हें यहाँ पर कंपनी खोलने दे। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन क्वीन उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इस तुम्हारे आईबीएन प्रोडक्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हें 500 सिटीजन को इसको बेचने की परमिशन देती हूँ इस एम्पायर में ट्रायल के तौर पर। हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आखिरकार फ्यूचर में क्या करना है। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी क्वीन अपनी डॉटर से पूछने लगती है कि मैं ये सारा का सारा मैटर अपनी डॉटर चैन यू पर छोड़ देती हूँ, ये डिसीजन देखेगी आखिरकार ये ट्रायल कैसा चल रहा है। ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और उससे क्या लगती है मदर मैं सबको संभाल रही हूँ, चिंता करने देती नहीं आपको। और वो हमारे एमसी को देखकर मुस्कुराती है, तो एमसी को पूरा कंफ्यूज हो जाता है, और तभी जो क्वीन है वो वहां से उसे जाने की परमिशन दे देती है, और हमारा एमसी उसका धन्यवाद करते हुए वहां से निकल लेता है, और मन में सोचते हुए कहने जाता है कि अब समय आ चुका है कि फाइनली इस बार मैं अपने आप को प्रूव कर दिखाऊंगा इनके सामने। और एक बार मैंने उस क्वीन से मिल लिया था, फिर उसके बाद मैंने जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दिया था सभी के सभी एरियाज में आईबीएन का, और सभी के सभी मर्चेंट को मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाया, और सिटीजन की जो लाइफ स्टाइल थी वो धीरे धीरे करके ये मिलने घुलने लगी, और सभी लोग इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने में लगे हुए थे। ईस्ट साइड में जो यंग पीपल हैं जो कि मैरिड हुए थे वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और वो जो लोग ग्रुप पे काम करना पसंद करते हैं, स्पेशली जो बिजनेस चलाते हैं अपनी फैमिलीज के समय में और फैमिलीज के साथ मिलजुल कर, वह लोग इस चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा कम्युनिकेट करने की उन्हें जरूरत है। इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर ये आईबीएन अच्छी तरीके से बिकने वाला है। तभी उसे एक मैजिकल मैसेज मिलता है, जिसे देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, और उससे कहने लगता है कि जो ये मैसेज तो भाई ल्यूई से आया है। यहाँ पर मैसेज में लिखा होता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया है इस इकोई वान का, और एक बार फिलिस के मैजिक का हमने इसे ऐड कर दिया है, जो नया वर्जन आने वाला है वो रेडी है प्रोडक्ट हमारा। और इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये है कि इसकी 10 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की बढ़ा दी गई है, 8 टाइम्स बढ़ा दी गई है इसकी फर्स्ट जनरेशन की लिमिट, और इन्हें फ्यूचर में और भी इधर इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सुनने के बाद एमसी काफी खुश हो जाता है, और उससे क्या लगता है कि अगर मैंने क्वीन को ये न्यूज बता दी तो शायद वो मेरे प्लान को और अच्छी तरीके से एग्री हो जाएगी, और मैसेज लिखने लगता है कि तुम इस तरीके से अच्छे वर्क को करते रहो। जो यहाँ से फेंगलू का कैपिटल तक का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है, अगर हम लोग ऐसी इवेंट बना ले जो कि इतने दूर तक ट्रांसमिट कर सके वॉल्यूम को या फिर हमारी आवाज को, तो हमें मैजिकल मैसेज की दोबारा कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो हाँ, मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि मुझे 500 इवेंट्स भेज दे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, ताकि हम ट्रायल चालू कर सके, और इतना काफी होगा। और वो रिलीज कर देता है उसको, और जब उसने एक मैसेज भेजा तभी अचानक से उसके सामने एक और मैसेज आता है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, और वो तो कंफ्यूज होते उससे कहने लगता है मैसेज को पढ़ने के बाद, ये मैसेज तो मुझे प्रिंसेस चैन यू के द्वारा भेजा गया है, क्यों? और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और ध्यान से पढ़ने लगता है, जहाँ पर मैसेज में लिखा हुआ था कि मिस्टर जीलिंग का आप आज रात को फ्री हो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ वहां पर, जिसे नाइटलेस सिटी के नाम से जाना जाता है उस जगह पर, ताकि हम उस इवेंट के बारे में बात कर सके। और जैसे ही मैसेज पढ़ लिया जाता है तो वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और हमारे एमसी का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है, और कहने लगता है कि चैन ये मुझे इन्वाइट करने में लगी हुई है, हे फैलादे तुम मेरी बात सुन सकते हो? यहाँ तो फैलादे अपनी रंगललियां बनाने में लगा हुआ है, और उससे क्या लगता है कि जी हाँ मैं तुम्हें सुन सकता
तो एमसी उससे कहने लगता है कि जो बोर्ड तुमने मेंशन की थी लास्ट टाइम, द नाइटलेस सिटी, क्या तुम मुझे इसके बारे में और कुछ बता सकते हो? ये बात सुनकर फलेदे उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में वहां पर खेलने के लिए जा रहे हो, मजे करने के लिए जा रहे हो कि? तो एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं 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 नहीं, प्रिंसेस ने मुझे वहां पर इनवाइट किया है बात करने के लिए। ये सुनने के बाद वो काफी शौक से भर जाता है और उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस ने इसने तुम्हें इनवाइट किया है। जब एमसी फलेदे को इतना शौक देता है तो उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतना क्यों चिल्लाने में लगे हुए हो, मैं तुम्हें बोलने में लगा हूं कि हम लोग सिर्फ वर्क को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तभी फलेदे उससे कहने लगता है कि मैं वाकई में बहुत जेलस महसूस कर रहा हूँ। सलाह मेरी बात ध्यान सुनो, जिस बोर्ड पर तुम जाने वाले हो वो काफी ज्यादा फेमस है हायर एंटरटेनमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये बहुत ज्यादा जायंट बोर्ड से बनी हुई है और रिवर के सेंटर में हमेशा तैरती रहती है, जहाँ पर मूनलाइट सबसे ज्यादा तेज होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वहाँ पास फेमस एंटरटेनर, डिलीशियस खाना, बहुत ज्यादा टेस्टी खाना और हर दिन 24 घंटे एस्टेब्लिशमेंट चलता रहता है और इसलिए हम लोग नाइटलेस सिटी कहते हैं इसको। लेकिन इसकी जो प्राइस है एक बार जाने की वो बहुत ज्यादा है। जो एंटरटेनर्स हैं और वहाँ के जो क्लीन एंटरटेनर्स हैं वो मेरे टेस्ट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। लेकिन अगर तुम्हें प्रिंसेस ने इनवाइट किया है तो शायद तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, तो सिर्फ जाकर तुम एंजॉय करो अपने आप। ये बात सुनने के बाद एमसी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि मुझे और ज्यादा इंतजार नहीं होता, द नाइटलेस सिटी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और जब हमारा एमसी उस बोर्ड को देखता है तो वो कतई शौक से भर जाता है पूरी तरीके से और क्या लगता है कि अच्छा तो ये है वो नाइटलेस सिटी। तभी अचानक से उसकी रिंग में से आवाज आने लगती है तो लिटिल ड्रैगन चलाते हुए उससे क्या लगता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर और कितनी देर तक लॉक करने वाले हो, मुझे ऑलरेडी बाहर आने दो। तो एमसी उससे क्या लगता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्पेस मौजूद है तुम्हारे इसलिए इस रिंग में, और खाना पाने की भी जुगाड़ मैंने कर रखी है, तो इतना ज्यादा उदास क्यों होने में लगी हुई हो, तुम वाकई में मेरी बॉडीगार्ड के तौर पर निकलना चाहती हो? तभी ड्रैगन उससे कहने लगती है कि तुम मुझे बॉडीगार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो लेकिन मुझे यहाँ पर बंद कर रखा हुआ है, आखिरकार तुम क्या सोचने में लगे हो? तभी एमसी कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो वरना कोई तुम्हें सुन लेगा। और जो बोटमैन होता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और सोच रहा था कि किससे बात कर रहा है ये लौंडा। और तभी हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रंगीला हो रखा होता है। एमसी वहां पहुंचकर उससे कहने लगता है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी मेगा याच में आ चुका हूं मैं। और जैसे ही हमारा एमसी एंटर मारता तो वहां पर एक लड़की उसका स्वागत करती है और उससे कहने लगती है कि आप इस जगह पर चलिए। और कई सारे रूम्स को देखकर कहने लगती है कि इस शिप में कई टाइप के रूम्स हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा लग्जीरियस भी हैं। और जिस सूट में जिस रूम में मुझे इनवाइट किया गया था वो सबसे ज्यादा लग्जीरियस है सभी के मुकाबले में, जिसे क्लियर मून सूट कहते हैं। और जैसे ही हमारा एमसी वहां पर एंटर मारता है तो वहां पर कई सारे लोग उसका ऑलरेडी इंतजार करने में लगे हुए होते हैं। उसमें से उसकी वही प्रिंसेस जिसने उसे इनवाइट किया था वो उससे कह रही होती है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, लो आ गए हमारे मिस्टर जीलिंग यहाँ पर। तभी हमारा एमसी उसके सामने झुककर उससे कहने लगता है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। इसे देखकर वो सभी के सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम कहते थे कटिडियस यंग मैन हो, तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, पैलेस के बाहर हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, तुम बैठो यहाँ पर। तभी एमसी कहता है कि जैसी आपकी इच्छा, और वो उसी की सीट के बगल में जाकर बैठ जाता। तभी एमसी के बगल में एक लड़की होती है जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है कि ये कौन, क्योंकि इसका चेहरा पूरा व्हाइट रखा होता है, इसके बाल पूरे के बारे व्हाइट रखे होते हैं और कहने लगता है इसको देखकर ये जरूर ही वही मिंग चैन यूए प्रिंसेस होगी, क्या ये मुझे इस तरीके से घूरने में लगी हुई है? तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती कि जीलिंग हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए इनवाइट किया है कि यहाँ पर 3 रीजन है, जिसे देखकर एमसी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। तभी प्रिंसेस उसे बताने लगती है कि जो पहला कंसर्न है, पहला रीजन ये है कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है पैलेस में वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ गया है, अगर पॉसिबल हो तो मैं तुम्हारे दोस्त बनना चाहती हूँ। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज से भर जाता है और उससे क्या लगती है ये मेरी होने वाली बात होगी। और सेकंड रीजन है मेरे जो मिशन रहे हैं उससे रिलेटेड है और मैं तुम्हारी कंपनी को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तुम्हारे प्रोडक्ट में भी, तो मैं वाकई में तुम्हारे साथ जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना पार्टनरशिप कर सकूं, एक अच्छा गुड बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। और बात करें तीसरे रीजन के कारण तो शायद तुम यही देख सकते हो, जो क्योंकि जो मेरी सिस्टर है यंगेस्ट प्रिंसेस है जिसका नाम मिंग चैन यू है, वो नॉर्मली देखा जाए तो वो काफी ज्यादा शाय और किसी से भी बात नहीं करती, इंट्रोवर्टेड है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देखकर वो काफी ज्यादा शर्माने में लगी होती है और कुछ कारणों से वो तुमसे मिलना चाहती थी और इसलिए मैं इसे यहाँ पर आज लेकर आई हूँ। ये देखने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है। और तभी एक दूसरे की निगाह एक दूसरे के साथ मिलती है, प्रिंसेस पूरी लाल पड़ी होती है तो एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये लड़की मुझसे क्यों मिलना चाहती है, क्या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? तो एल्डेस्ट प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि इसके जो थॉट्स है, इसके जो विचार है वो वाकई में हम उसको बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, तो मैं वाकई में इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थी, तो आखिरकार तुम्हारे बारे में ऐसा क्या स्पेशल है जो मिलना चाहती है ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम विंसेंट के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत है, हम लोग बिजनेस के बारे में बाद में बात कर सकते हैं, सबसे पहले हम नाइटलेस सिटी को एंजॉय करते हैं, यहाँ की लाइफ स्टाइल को तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है वो यहाँ पर स्टार्ट होती है और वहाँ पर 3 लड़कियां आती हैं और तभी वे नाचने लगती है, जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि जैसा कि मैंने बेस्ट ब्रूटल से उम्मीद की थी, यहाँ की गर्ल्स वाकई में बहुत ज्यादा इस तरीके से नाचती हैं। ये सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मिस्टर जीलिंग क्या आपके पास एक आईबीन मौजूद है?
ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि जी हाँ मुझे मौजूद है, और वो उसे दिखाने लगता है। तो प्रिंसेस उसको देखकर क्या लगता है कि इसकी इतनी ज्यादा स्मॉल आईवी ने, जैसा कि तुमने कहा था इसे इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है। एमसी इसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि जैसा ऑफकोर्स सी बात है, जैसा कि मैंने पहले इसमें तुमसे कहा था वो सब कुछ ट्रू है, सब कुछ सच कहा था। मैंने इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल देखा बिजनेस के लिए, और जैसे मैंने इसे डिस्कवर किया था तब उसके बाद मैंने वहाँ के लोकल से बात की, उसके बाद मैंने उन्हें ब्रीड करने के लिए कहा नई नई प्रिटी मतलब नई नई वेरिएंट, और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया जल्द से जल्द। उसके बाद मैंने एक मैजिशियन को ढूंढा, जो एक कास्टर को ढूंढा हाई लेवल के, जिसने मैजिक व्हील को एक नए प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया पूरी तरीके से। और इस बात की गारंटी, इस बात की सही तरीके से करने के लिए कि जो हमारा ट्रायल है वो इस तरीके से काम कर जाए, मैं काफी समय से कैपिटल में इस पे ध्यान देने में लगा हुआ और कई सारे इंटरव्यूज भी करने में लगा हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है प्रिंसेस, और एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ मैंने यहाँ के सिटीजन से पता लगा लिया है कि वो फैमिली बिजनेस ज्यादा चलाते हैं, इसलिए मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जो आईवीन है उनके कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे उनका बिजनेस सुटेबल हो जाए और काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं इस चीज को। ये बात सुनकर वो हंसने लगती है, जिसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप क्यों हंस रही हो। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, मैं बस इस बात को लेकर काफी ज्यादा रिलीव्ड हूँ कि तुम अपने बिजनेस को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हो। मैं ये बात की गारंटी दे सकती हूँ कि जो आईबीन है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। मैंने इस बात को पहले तो सुना था तो भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे तो ये भी लगा था कि तुम एक पल के लिए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बंदे होगे और झूठ बोलने वाले बंदे हो, लेकिन अब जबकि मैंने तुमने पर्सनली यहाँ पर तुमसे मिल चुकी हूँ तो मैं ये देख सकती हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छे ट्रू एंटरप्रेन्योर हो, और इसकी गारंटी भी कि जो आईबीन है वो डेफिनेटली सक्सेस होने वाला है। ये बात सुनने के बाद एमसी उसका धन्यवाद कहने लगता है। तो ये प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो, तुम जरूरी एक बहुत ज्यादा फेमस फैमिली के साथ पैदा हुए होगे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना मिस्टर जीलिंग। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि एक्चुअली मैं एक कॉमनर हूँ, बहुत ज्यादा गरीब वाला, और मैंने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं फैंगलू सिटी में चला गया था वर्ल्ड को देखने के लिए। फिर मैंने वहां पर डिलीवरी टेक आउट लेना चालू किया, फिर मैंने एक्सप्रेस डिलीवरी चलाई, वहां पर सक्सेस भी हुआ, फिर उसके बाद मुझे फेलियर्स भी मिले, फिर उसके बाद मैंने किस्मत को हार नहीं मानी और मेरा किस्मत चमक और कई अपने बिजनेस को चलाते रहा, रुका नहीं बल्कि मैं। ये बात सुनकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि टेक आउट क्या होता है, एक्सप्रेस डिलीवरी क्या होती है। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि मिस्टर जीलिंग वाकई में सर्टेनली रेगुलर पर्सन नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ पर तुमने कई सारे माउंटेन बंदिश को पकड़वाया था और हमारी मदद की थी। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि ये बात सच है, लेकिन मैं बस वहाँ पर थोड़ी सी मदद करना चाहता था। तभी प्रिंसेस उससे पूछती है कि यहाँ पर एक अजीब तरह के र्यूमर्स है कि उस एरिया में मिस्टर जीलिंग, मैंने सुना है कि वहाँ पर आपका ब्लैक किंगडम के साथ कुछ लेना देना है, क्या ये बात सच है? ये बात सुनकर एमसी खुश सरप्राइज हो जाता और उससे क्या लगता है कि सच सच कि जिससे पहले कि मैं यहाँ पर आया था तो मैं जरूर वहाँ पर ब्लैक किंगडम में गया था। जैसा कि तुम जानती होगी मैं एक मर्चेंट हूँ, तो मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे भी नहीं जाने दे सकता अपने हाथों से। और जब मैंने फैंगलू सिटी को छोड़ा था, वहां से जब मैं निकला था तो मैंने यही सपना देखा था कि मैं एक वर्ल्ड क्लास मर्चेंट बन जाऊंगा, और इसीलिए मैं कभी भी अपने आप को किसी भी कंट्री से पर्टिकुलरली नहीं बांधने वाला। और बात करें ब्लैक किंगडम के बारे में तो नेचुरली डेफिनेटली बात है कि वहां पर मुझे पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन इस कंट्री में आने के बाद मुझे वहां तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में पता चला, तुम्हारी और ब्लैक किंगडम की हिस्ट्री के बारे में, इसलिए मुझे इसके बारे में काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था इससे पहले। तभी प्रिंसेस एक जाम उठाती और उससे कहने लगती है कि प्लीज तुम इसके बारे में भूल जाओ कि मैं आपसे इस तरीके के सेल्फिश क्वेश्चन पूछने में लगी हुई थी। तुम एक मर्चेंट हो तो तुम्हें सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा पसंद आई, तुम्हें मेरी तरफ से ड्रिंक पीनी चाहिए। और हमारा एमसी उसकी ड्रिंक को ले लेता है, उसका धन्यवाद कहता है और वे दोनों के दोनों एक साथ विस्की को पी जाते हैं। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि चलो अब हम लोग बहुत हो गए, बिजनेस की बात है यहाँ पर, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, चलो मजे करते हैं थोड़े। पर एमसी भी इस बात से एग्री होता है। तभी अचानक से वहां पर किसी के धमाके की आवाज आती है और हमें पता चलता है कि कई सारे लोग उसके ऊपर आ चुके और वो मास्क पहने हुए। इसे पता चलता है कि वे लोग अटैक करने के लिए आए हैं और सभी के सभी लोग ये बात देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, कौन आ गया अटैक करने के लिए। अब तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि प्रिंसेस और बाकी के सब लोग यहाँ पर मौजूद है, जल्दी से जाओ और इन सभी को घेर लो और किसी को भी यहाँ से जाने मत देना और बाकी सभी को मार। जब वहाँ पर अंजन आ जाते हैं मारने के लिए तो उसके सिक्योरिटी गार्ड भी अंदर आते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमारे प्रिंसेस को बचाओ और इन सभी के सभी असैसिन को मार दो, और उनके बीच की फाइट वहाँ पर स्टार्ट होती। तभी असैसिन उससे कहने लगता है कि जो गार्ड है वो ज्यादा पावरफुल नहीं, हम इनको एक झटके मार दे, और वो उनको मारने के बाद प्रिंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो प्रिंस अपने पीछे से एक सुई निकालती और सीधे जाकर उस असैसिन के गर्दन में घुसेड़ देती, जिससे कि वो असैसिन वहीं पर मारा जाता है। वो वाकई में सरप्राइजिंग वाली बात थी कि प्रिंसेस पावरफुल है और उन सभी से कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी शिप में इस तरीके से परेशानी खड़ी करने की। तभी असैसिन उससे कहने लगता है कि तुम जब थोड़ी बहुत स्वॉर्डमैनशिप जानती है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम हमें चैलेंज कर दोगी, तेरी हिम्मत कहती हुई आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आज तू मरने वाली है। तभी हमारा एमसी अपनी रिंग दिखाता है और उससे कहने लगता है कि मैं अब इस सिचुएशन में तुम्हें और ज्यादा देर तक नहीं छुपा कर रख सकता, लिटिल ड्रैगन मेडन तुम बाहर आ जाओ, किसी पॉकीमोन की तरह बुलाता है। प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये अनकंफर्टेबल और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है
और तभी लिटिल ड्रैगन हंसने लगती और अपना डेविल वाला रूप दिखाती है कि फाइनली मैं इतने समय से उसके अंदर ट्रैप हो रखी थी और मुझे बाहर आने का मौका मिल चुका। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती और उसके बाद वहां पर इतने भी असासिन थे वो सभी को मारने लगती है और मारने के बाद किसी डेविल की तरह हंसती है, कैसे डेविल तो है ही वो। जिसको देखकर भी असासिन भी कहने लगता है कि तुम मॉन्स्टर कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर्स को इस तरीके से चोट पहुंचाने। ये बात सुनकर ड्रैगन उससे कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मॉन्स्टर कहने। जिसको देखकर वो कहने लगता है कि ये एक इल्यूजरी टेक्निक है क्या, क्योंकि वो बंदा सामने से गायब हो चुका है। जिसको देखकर हमारा एमसी शॉक होता है और पीछे से चिल्लाने लगता है कि ड्रैगन पीछे देखकर। लेकिन जैसे ही वो लिटिल ड्रैगन पर अटैक करता है पीछे से, तो हमारी लिटिल ड्रैगन पीछे से एनर्जी छोड़ती है और उस बंदे को वहीं मार देती है और बीच में से उस बंदे के दो टुकड़े हो जाते हैं। और वो काफी ज्यादा अपनी जीप फराती है, बाहर निकालते हैं। उससे क्या लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार कौन यहाँ पर भरने वाला है मेरे हाथों से, और फुल स्पीड में निकल पड़ती। तो हमारा एमसी उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि लिटिल ड्रैगन मेदन जरा 1 मिनट रुक। और वो लिटिल ड्रैगन सभी के सभी लोगों को वहीं पर मार देती है। तभी असासिन अपने चाकू निकालता है और कहने लगता है कि कम से कम अपना मिशन तो पूरा ही करेंगे। और एमसी उसको देखकर सरप्राइज होता है, कहने लगता है कि लड़की वापस से बात सरका होगा। और तभी हमारे एमसी की तरफ एक उड़ता हुआ अटैक जाने लगता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा जाता है और डर जाता है। और जब ऐसा होने में लगा हुआ था तो वो सेकंड प्रिंसेस थी, वो उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती, तो वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वहां पर 2 चीजों के बीच में स्पेस को ओपन कर देती है। जिसको देखकर एमसी पूरी जगह से सरप्राइज हो जाता है और हमारा एमसी देख के वो तो वहां से टेलीपोर्ट हो चुका और टेलीपोर्ट होने के बाद सीधे पानी में जाकर गिर जाता है बाहर। जिसको देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है और क्या लगता है कि आखिरकार मैं पानी में कैसे आ गया और मैं अभी तक मरा नहीं। और जैसे ही वो ध्यान देता तो सामने किसी का हाथ दिखाई देता और पता चलता है कि वो तो सेकंड प्रिंसेस है और उसका धन्यवाद करने लगता है कि मैं वाकई में, मुझे नहीं पता था कि अगर तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मेरा क्या होता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती कि मैं और द स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती रेगुलरली, अगर मैं ऐसा कर पाती तो शायद हम लोग यहाँ पर वाटर में नहीं भीग रहे होते। और तभी वो प्रिंसेस छींकने लगती है, जिससे पता चलता है कि उसे सर्दी लग गई। तभी हमारा एमसी कुछ निकालता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ये कोट पहन लेना चाहिए वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये देखकर पूछे लगती है प्रिंसेस आखिरकार तुम्हारे पास वुमन के कपड़े क्यों है। तो एमसी कहने लगता है कि ये जो गिफ्ट है वो मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए तैयार कर रखा था। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हें ऐसा कह सकती कि तुम पानी में जाकर थोड़ी देर के लिए और छुप जाओ ताकि मैं मुझे अपने कपड़े बदलने की जरूरत है। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें उस बड़े से पेड़ के पीछे चले जाना चाहिए और मैं तुम्हें बिल्कुल भी झक के नहीं देखने वाला। अच्छा तो वो तुम हो जिसने ट्रांसपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल किया था, टेलीपोर्ट कर दिया था मुझे और मेरी जान बचा ली। तभी प्रिंसेस कपड़े बदलते उससे कहने लगते हैं कि मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इस मैजिक के साथ अभी, लेकिन इसलिए शायद मैं अपने इस मैजिक को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई। हम 25 किलोमीटर है पहले से दूर से इस वाटर लेक में, तो जो असासिन है वो डेफिनेटली हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि लेकिन वह सभी के सभी लोग अभी भी बोट पर मौजूद है, तो क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए उधर। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मेरी सिस्टर है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी उसे चोट नहीं लगने वाली। ये देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और प्रिंसेस उससे बैठती है और उससे कहने लगती है कि जिस पर्सन को तुमने समन किया था उसने सभी के सभी असासिन को ऑलरेडी मार दिया था और बाकी जितने भी बच्चे कुछ है वो ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मेरी जो सिस्टर है उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, तो वो असासिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज होता है, घबराने लगता है और उससे क्या लगता है कि हाई लेवल की मैजिक और फिर ऊपर से स्वॉर्डमैनशिप, तुम दोनों के दोनों वाकई में समथिंग को मानना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि फालिदा ने ऐसा क्यों कहा था मुझसे कि रॉयल फैमिली के पास काफी ज्यादा सीक्रेट्स है पावरफुल वाले। क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पूछ लो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों मिलना चाहती थी, यहाँ तक तुमने मेरी जान क्यों बचाई है अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के बाद भी, और तुमने अपने मैजिक का इस्तेमाल किया। ये बात सुनने के बाद एमसी जो प्रिंसेस है वो एमसी से कहने लगती है कि ये सब इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस थी तुम्हें लेकर, और वो अपनी उंगली पॉइंट करते हुए हमारे एमसी से कहती कि तुम इस वर्ल्ड से नहीं हो। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, अभी शॉक हो जाता है हमारा एमसी, और वो प्रिंसेस कहने लगती है कि अब मैं सही हूँ। तभी वो उससे कहने लगते कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम भी इस वर्ल्ड से नहीं हो, ऐसा है क्या। ये वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी हमारे लिए और सभी के लिए। पर एमसी उससे कहने लगता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम भी अदर वर्ल्ड से आई हो बिल्कुल मेरी तरह। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं इसी वर्ल्ड की सिटीजन। ये बात सुनकर एमसी काफी घबरा जाता है, उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि आखिरकार मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। इस बात में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। तभी प्रिंसेस थोड़ी शांत रहती है और एमसी फिलादे की कही गई बातों को याद करने लगता है। उस नेक्रोमैंसर किंग की कही गई सारी की सारी बातों को याद करने लगता है कि किस तरीके से तुमने यहाँ पर डिलीवरी सर्विस, एक्सप्रेस डिलीवरी, इंश्योरेंस और यहाँ तक कि आईवीएन को भी खोज कर लिया है जो कि ओरिजिनल वर्ल्ड में मौजूद थी। इसलिए मुझे पता चल गया था कि हम लोग एक ही वर्ल्ड से हैं। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि लास्ट टाइम जब मुझे नेक्रोमैंसर किंग ने कहा था तो सिमिलर चीज हम दोनों के बीच में आई थी और हमें पता चला कि हम दोनों से एक ही वर्ल्ड से आए हुए हैं। लेकिन आखिरकार इस मिंग चैन यूए को इस बारे में कैसे पता चला। तभी ये लड़की प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ये वुमन के इंस्टीट्यूशन है और बताने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करने में लगी हुई थी, बस ये बस इसलिए कि नेचुरल एबिलिटी है ना मेरी डिटेक्ट करने की,
वो ऑर्डिनरी के मुकाबले में काफी ज्यादा है। ये बात सुनने के बाद एमसी को वाकई में उस पर गुस्सा आती है। तभी प्रिंसेस उससे कहती है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं समझ गई थी कि तुम एक नॉर्मल बंदे नहीं हो। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि ये कोई इंस्टीट्यूशन वाली बात नहीं हुई। तभी प्रिंसेस से गुस्सा करते चिल्लाते कहने लगते कि मैं बस तुम्हारे साथ मजाक करने में लगी हुई थी, अब तुम उस बारे में भूल जाओ, ठीक है, याद ही मत करना। और कितनी क्यूट लग रही होती। तो एमसी भी कुछ नहीं कह पाता उससे। तभी अपना मुंह फेरती उससे कहने लगती है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि तुम किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से एक्ट करते हो, और तुम पूरी तरह डिफरेंट महसूस करवाते हो मुझे। इसलिए मैंने बस एक गैस किया कि तुम एक अंदर दूसरी दुनिया से आए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस बात को एक्सेप्ट भी कर लोगे, एडमिट भी कर लोगे। तो एमसी इस बात सुनकर उससे क्या लगता है कि वाह, तुम्हारी गैसिंग एबिलिटी तो वाकई बहुत तेज है। अब जबकि सारा का सारी बात यहाँ पर आ चुकी है तो मैं तुमसे सीधी बात पूछना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल बताना चाहता हूँ, तुम बिल्कुल सही कहने में लगी हुई हो। मैं इस वर्ल्ड से नहीं हूँ और मैं अभी भी बस एक नॉर्मल बंदा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं किस दुनिया से आया हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली बंदा रहूंगा। मैं पूरी अपनी प्रीवियस वर्ल्ड में मारा जा चुका था, उसके बाद मैं ट्रांसपोर्ट होकर इस वर्ल्ड में आ चुका था और इसलिए मैं बस यहाँ पर वर्क करना चाहता हार्ड, ताकि मैं एक नई जिंदगी जी सकूं और मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है। इसको देखकर प्रिंसेस के अंदर और ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग उठती है। तो वो हमारे एमसी काफी नजदीक आने के बाद उससे कहने लगते हैं कि तो अच्छा, तो ये सिचुएशन है, तो मुझे बता सकते हो अपने वर्ल्ड के बारे में और कुछ। तो एमसी काफी तो लाल पड़ जाता है शर्म के मारे और उससे क्या लगता है कि ये अभी बेस्ट टाइम नहीं है सारी की सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। हमें बेटर था कि हम लोग पहली फुर्सत में यहाँ से निकलने सबसे पहले। तभी वो उससे कहने लगते हैं कि मैं भी तुम्हें ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो मैजिक है उसे रिचार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मैंने माना है वो धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी। फिर वे दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। तो एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेरे प्रीवियस वर्ल्ड के बारे में, ताकि हम समझ निकाल सके। तभी वो उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है। तो हमारा एमसी लेक्चर देता है और उससे क्या लगता है कि हम लोग अपने मेरे वर्ल्ड में एक सर्टेन एज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोग स्कूल जाते हैं कई सारी चीजों को, टॉपिक को सीखने के लिए। ये देखकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ये कोई स्टडी हॉल के जैसा है क्या, यहाँ हमारे पास भी ऐसा है। तभी एमसी बताता है कि जब हम लोग एडल्ट बन जाते हैं तो वहाँ अपनी जिंदगी को खुद चुनते हैं। हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी वगैरह, फिर उसके बाद हम खुद का काम करते हैं और अपने खुद के रास्ते चुनने पड़ते हैं। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे पूछते हैं कि तुमने कौन सा रास्ता चुना। तो एमसी उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि मैंने दोनों के दोनों रास्तों को चुना था सेम टाइम पर। बचपन से ही मुझे, यंग एज से ही मुझे वाकई में पढ़ाई में और बिजनेस के में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने कई सारे मटेरियल्स को रीड किया स्कूल की स्टडी को छोड़ा नहीं है, मतलब उसे कंप्लीट करने के बाद आउटसाइड से फिर मैंने फोकस करता गया और अपना खुद का हाई स्कूल में ही एक बिजनेस खड़ा कर लिया था। और जब मेरा स्कूल के समय पर जब लोग पढ़ने में लगे होते, मैं उस वक्त पैसा बनाने में लगा होता पढ़ाई के साथ साथ, और मैंने दोनों की चीज को निगलेक्ट नहीं की। ये बात सुनकर प्रिंसेस काफी खुश होती है और कहने लगती है ये तो अमेजिंग बात है। क्या तुम वाकई में पास्ट वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनते थे या फिर यहाँ पर तुम सक्सेसफुल हो। तभी हमसे क्या लगता है कि ऑफकोर्स बात है कि यहाँ पर मैं ज्यादा सक्सेसफुल हूँ। भले ही यहाँ का जो रिस्क वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन मुझे दोबारा से स्कूल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मेरे पास कई सारे रिसोर्सेज हैं इस बार तो। और इस बार मेरे को मोनोपोली मिल जाएगी क्योंकि इस चीज के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो वाकई में बहुत हार्ड रही होगी। ये तो बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह है, बिल्कुल सिमिलर। जहाँ तक मुझे पता है उसके बारे में उतने उसके बराबर देखा जाए तो वह हमेशा से बिजनेस को मैनेज करते हुए आई है और मदर की राइट हैंड की तरह काम करते हुए आ रही है। और यहाँ तक कि एडिशनली टाइम के बारे में बात करें तो ये हमेशा मार्शल आर्टिस्ट सीखती रहती है एडिशनल टाइम में। मेरी सिस्टर वाकई में बहुत वंडरफुल वूमन है और बहुत ब्यूटीफुल वूमन है। अगर मैं उसकी इतनी भी हाफ टैलेंटेड होती ना तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल होती। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम भी एक बहुत वंडरफुल वूमन। और इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद प्रिंसेस काफी लाल पड़ जाती है। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुमने हॉरोस्कोप को मास्टर कर रखा होगा। क्या तुमने ऑलरेडी फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के बारे में कई बार ट्राई नहीं किया और तुमने इस कंट्री को भी बचाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में तुमने हाई लेवल के मैजिक को भी सीख रखा है। यहाँ तक कि तुम्हारे इस कंट्री के नेटिव जो लोग रहते हैं वो भी नहीं जानते इसके बारे में। और तुमने अभी अभी उनमें से एक मैजिक का इस्तेमाल किया था हमारी जान बचाने के लिए। तुम और तुम्हारी सिस्टर वाकई में दोनों के दोनों बहुत ब्यूटीफुल हो, फेमस हो, टॉप क्लास की ब्यूटी। इतनी तारीफ सुनने के बाद वो कतई लाल पड़ जाती है। भाई इतनी लाल पड़ गई शर्म के बारे में मजा आ गया कतई। और कहने लगते कि ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये सीन देखकर मुझे तो काफी मजा आया। और वो प्रिंसेस उससे कहने लगते कि तुम कुछ ज्यादा ही कहने में लगे हुए हो, तुम रैंडमली बस चीजें आ गई थी मेरे दिमाग में और कुछ नहीं है। मैं बस तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने में लगी हुई थी, उन चीजों में थोड़ा बस इंटरेस्ट था मेरा। यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज नहीं जिससे कि तुम मेरी इतनी तारीफ करो। खैर वो सब छोड़ो, मेरा जो माना है वो ज्यादातर रिकवर हो चुका है, तो हम लोग वापस चलना चाहिए। ये बात सुनकर एमसी खुश हो जाता है। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि मुझे फील कर सकती हूँ, मेरी जो सिस्टर है वो उसने ऑलरेडी इस बैटल को जीत लिया है और वो हमारा इंतजार कर रहा है वापस जाने के लिए। और वहाँ पर कोई है जो तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है क्या जो लिटिल ड्रैगन मेडन है वो ढूंढ रही है क्या। और तभी हमारे प्रिंसेस दो स्पीसीज के बीच में एक दरवाजा ओपन करती है अपनी माना का इस्तेमाल कर। और तभी वहाँ पर एक जोरदार रोशनी चमकती है और उसी चमकती हुई रोशनी के साथ हमारा एमसी वापस आ जाता है और कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, लिटिल ड्रैगन मेडन, क्या तुम सभी के सभी लोग ठीक हो। जिसे देखने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने दोनों ने मिलकर सभी के सभी असैसिन को वहीं पर मार दिया होता है। जिसको देखकर एमसी शॉक होते चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वे ऑलरेडी सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी सेकंड प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि जो शिप है वो वाकई में खराब हो चुकी है, आखिरकार इसे रिपेयर होने में कितना समय लगेगा। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अभी
हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने एक असैसिन को कैप्चर कर लिया है जिंदा। हम इससे देखना चाहते हैं कि आखिरकार हमें इसे मारने के लिए हमें किसने किसने भेजा है इसको। तभी लिटिल ड्रैगन उससे कह लगती है कि लेकिन इस बंदे ने अपने आप को इससे पहले ही मार दिया, ये कितना ज्यादा वेस्ट टाइम हमारे लिए। और वो असैसिन की भाई तो निकल गई पहले ही पूछा तुम्हें हवा। ये बात सुनकर एमसी कह लगता है कि लेकिन हमारे पास कोई भी क्लू नहीं बचा हुआ। तभी प्रिंसेस उससे कह लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा आइडिया है। तभी लिटिल ड्रैगन उससे कह लगती है कि मैं यहाँ पर नेक्रोटिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हूँ किसी को भी जिंदा करने के लिए, और उसकी जितनी भी मेमोरीज है उसके बारे में पता लगा सकते हैं उससे पूछ, और वो हमें सबको सच सच बताएंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कह लगती है कि हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि इन्हें किसने भेजा। ये बात सुनकर एमसी काफी घबरा हो जाता है और उससे पूछने लगता है चिल्लाते हो कि कौन है कौन है। तभी कुछ लोग आते हैं चिल्लाते, उससे कह लगता है कि आउटसाइडर को हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं देनी चाहिए, और ये दूसरी पर्सन भी जो कि ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करने में लगी हुई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मॉन्स्टर को लेकर आने की जो कि ब्लैक किंगडम से? कितना ज्यादा क्या जब यहाँ पर कुछ बुरा करने के बारे में सोच रहे हो? ये सोचकर हमारी लिटिल ड्रैगन को गुस्सा आने लगती और वो गुस्से में देखते हैं उससे कह लगती कि तुम सभी के सभी स्टिकी बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे इस तरीके से देखने की? अभी क्या मरना चाहते हो मेरे हाथों से? ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती कि बहुत हो गया, सभी के सभी लोग जो मैं तुमसे कहने में लगी हूँ तुम वैसा ही करो। और वो मान जाते हैं इस बात को करने के लिए। और तभी वो हमारे एमसी को बुलाकर उससे कहने लगते कि सर सलाइम मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ, क्या आप प्राइवेट में, क्या आप आ सकते हो मेरे साथ थोड़ा? और एमसी उससे बात करने के लिए रेडी हो जाता और वो दोनों को दोनों एक सीक्रेट कमरे में चले जाते, जहाँ पर प्रिंसेस एमसी से कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा जो नेक्स्ट तरीका है, जो मैं तुमसे नेक्स्ट कहने वाली हूँ वो किसी आउटसाइडर के सुनने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो तो तुम पहले ही बता, क्योंकि इसको सुनने के बाद जो नेक्स्ट पर्सन असैसिन तुम पर भेजेगी मारने के लिए वो शायद मैं ही होंगी। ये बात सुनकर एमसी घबरा जाता है और उससे क्या लगता है फिर आखिरकार तुम मुझे क्यों बता रही? और प्रिंसेस उससे कह लगती है कि जो असैसिन है वो तुम्हें मारने के लिए आए थे, इसका मतलब ये हो कि तुम्हें हमारे मैटर्स में घसीट दिया जा चुका है। और मैं देखा जाए तो तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो मेरे दिन में काफी ज्यादा अच्छा है, और मेरी सिस्टर भी तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करती है, तो इसके जजमेंट पर मैं कभी भी शक नहीं कर सकती और मुझे पूरा भरोसा है उसकी जजमेंट पर। ये सुनकर एमसी कह लगता है कि अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तो मुझे बता क्यों रही है और क्या बताना चाहती हो? तो प्रिंसेस उससे कह लगती है कि जो पर्सन जिसने तुम्हें मारने के लिए जहाँ पर असैसिन भेजा है वो कोई और नहीं बल्कि मैं क्वीन की नीफ्यू मिंग वू है। ये बात जानकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बताने लगती है कि जो मेरी सिस्टर है उसके पास पॉलिटिक्स का कोई भी टैलेंट नहीं है, और किंग काफी ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं और वो एज के साथ काफी कमजोर भी होते जा रहे हैं, और वे दोनों के दोनों ही कभी भी थ्रोन को कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसी कारण से मुझे वो सिंहासन मिलने के फर्स्ट लाइन में टॉप नंबर पर मैं पहुंचे और मिंग वू सेकंड लाइन पर। इसलिए अगर मैं उसे ऐसा लगता है कि वुमेन्स को कभी भी थ्रोन पर नहीं बैठना चाहिए और वो काफी ज्यादा एम्बिशियस बन चुका है इस वक्त, तो वो इसलिए मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, और शायद ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि वो किसी दिन डायरेक्टली रिबेल भी कर दे। ये बात सुनकर एमसी को लगता है कि अगर तुम्हें इतना सब कुछ पता हुआ है कि कौन इसके पीछे, तो आखिरकार तुम डायरेक्टली क्वीन को क्यों नहीं बता देती हो और एग्जीक्यूट कर देती हो? ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि जो मिंग वू है अभी भी वो एक रॉयल फैमिली का मेंबर है और काफी ज्यादा सिजिबल फोर्स का उसके पास कंट्रोल, और काफी ज्यादा फ्रेंडली भी है हमारे टीरू किंगडम के साथ और किंगनी किंगडम के साथ। अगर हमारी किस्मत ज्यादा खराब रही तो ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि जो मिंग वू है वो हमारे साथ वॉर स्टार्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो मिंग वू हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा खराब कर सकता है टीरू और गिनी किंगडम के साथ। और जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर कई ऐसा कुछ भी अच्छा ऑप्शन नहीं है जो कि मैं कुछ कर सकूं। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है योर मैजेस्टी मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम मेरे साथ डील करना चाहोगी? तभी प्रिंसेस से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम किस डील के बारे में बात कर रहे हो? तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फुल तरीके से सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी ईस्ट किंगडम में खोल सकूं, और इस तरीके से मैं प्रोग्रेस कर सकता हूँ गिनी और टीरू किंगडम की तरफ भी। ये बात सुनने के बाद वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हो सभी के सभी लीडर्स को दोनों ही कंट्रीज को कॉन्टेक्ट करने के लिए। अगर तुम्हें उन्होंने सस्पिशियस महसूस कर लिया तो अच्छा भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन अगर इस तरीके से अप्रोच भी करते हैं तो शायद मुश्किल है सबसे सस्पिशियस होना किसी का हमारे लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगी हो, यहाँ पर कई ऐसी सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा हार्ड तुम्हारे लिए अकेले करोगी और मैं तुम्हारे मैसेंजर की तरह काम कर सकता हूँ। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि टाइम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कम्युनिकेट करने में हम जल्दबाजी दिखाएं और कभी डिजास्टर सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर पैदा हो गए हमारे लिए तो ये ठीक नहीं होने वाला। ये सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्लान तैयार कर रखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि मैं अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में फैलाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है हर कंट्री के बारे में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ओगा किंगडम ही है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने मुझे मारने के लिए असैसिन भेजे थे। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एमसी समझाता है और उससे क्या लगता है कि सबसे पहले तो मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ इन दो कंट्रीज को, क्योंकि जो टीरू किंगडम है वहाँ पर 80% बीस्टमैन है और वो ज्यादातर अपने आप को डेवलप करते हैं एनिमल को पालकर, और उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी ज्यादा कमजोर है दूसरों के मुकाबले में और काफी ज्यादा पिछड़े में है। वहाँ पर ऐसा है कि वो हमेशा कमजोरों पर पावरफुल लोग ही रूल करते हैं और स्ट्रेंथ ही सब कुछ करती है। और बात करें गिनी किंगडम के बारे में तो वहाँ पर मिक्स्ड रेस रहती है, ड्वार्फ और अर्थ स्पिरिट।
और वे दोनों के दोनों ही मैजिक से नफरत करते हैं और इसलिए उन्होंने अपने डेवलपमेंट में एफर्ट लगा रखे हैं सारे के सारे अपनी इंजीनियरिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना सके। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुमने तो वाकई में सब कुछ बेसिक तरीके से करेक्ट सुन रखा है और सब कुछ इंफॉर्मेशन हासिल भी कर रखी है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि यहाँ पर भले ही वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा डिफिकल्टीज है उनकी खुद की, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी ट्राई करूंगा प्रमोट करने के लिए अपनी आईविन को दोनों के दोनों कंट्रीज में, और फिर एक बार मैं तुम्हारा सीक्रेट मैसेंजर बनकर वहां पर उन दोनों को दोनों एक कैंप में जाने के किसी भी हमारा जो सर दर्द है, हमारी जो परेशानी है उसे सॉल्व करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और उसके बाद हम मिंगवू का भी ख्याल रख सकते हैं और उससे भी निपट लेंगे। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि यार मैं इस बात को मना नहीं करूंगी, ये मेथड वर्क कर सकती है। तभी वो कहने लगती है प्रिंसेस मिस्टर जीलिंग, क्या तुम वाकई में इतना सब कुछ बड़ा करना चाहते हो हमारे साथ? तो एमसी उससे कहने लगता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होने वाला बल्कि मैं मेरे फ्यूचर कंपनी के लिए भी होने वाला। ये सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई बहुत ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो। मैं वाकई में अब समझ में आया कि आखिरकार जो चैन यू है वो तुम पर इतना भरोसा क्यों करती है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इतना स्पेशल नहीं। तो ये प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि एक बार ये मैटर सॉल्व हो जाएगा तो आखिरकार तुम रिवॉर्ड के तौर पर क्या चाहते हो? क्या तुम और भी पैसा चाहते हो? घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, सब कुछ? गाड़ी वाड़ी का तो कुछ सही नहीं है ही नहीं इसमें। या फिर तुम एक ऑफिशियल की इस किंगडम में हाई रैंक की पोजीशन चाहते हो? ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि मैं इस ऑफर को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैं इस डील को आपके सामने रखने वाला बंदा मैं हूँ। तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो कोई एडिशनल रिवॉर्ड नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो कि मैं एक मर्चेंट हूँ और मर्चेंट पूरी की पूरी दुनिया को बिलोंग करता है, तो मैं अपने आप को कभी भी एक कंट्री में, सिंगल कंट्री में मैं ब्लॉक नहीं होने दूंगा। और मुझे भी सिर्फ और सिर्फ ऐसे पैसे पसंद है जो कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊं। दूसरों के पैसे इस तरह से लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तुम जो सोचते हो वो ठीक ही होगा, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली। लेकिन जो आईवीन है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन तुम्हें इसके जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट करनी होगी। और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। और एमसी इस बात से एग्री होती है और तभी दोनों की मीटिंग खत्म होती है। तो प्रिंसेस जाते जाते उससे क्या लगता है अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग एक मंथ बाद मिलते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी कंपनी को ईस्ट किंगडम में एस्टेब्लिश करने के लिए। जब तुम यहाँ से चला जाओगे तब यहाँ पर मैनेज करने के लिए तुम्हें बस एक अच्छा बंदे को भेजना है। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे रिलेशनशिप इस तरीके से अच्छी बने रहे और तीरू और गिनी किंगडम को भी हम इस वक्त अपने साथ कर लेंगे और यही हमारी डील है। और तभी सीन जाता है 1 महीने बाद। यहाँ पर क्वीन का दरबार लगता है तो क्वीन उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में रिजल्ट हमें आज डिसाइड होने वाला है। हे चैन यू, क्या तुम मुझे बता सकती है उसके बारे में? तभी वो क्या लगता है कि जी हाँ श्योर। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि इस मंथ जो जीलिंग ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे 500 आईवी 500 आईवी पूरी सिटी में, इस कैपिटल में हमारे, तो इसके जो आज की डेट के हिसाब से यहाँ पर कुछ भी अजीब और वियर्ड नहीं हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है और इंटरव्यू से पता चला है कि हमारे जो सिटीजन है वो इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा पसंद करने में लगे हुए हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिससे डिससेटिस्फाइड उस प्रोडक्ट से। और मैंने भी और हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने भी, जो कि फेंगी है, उन्होंने भी इस प्रोडक्ट को भी ट्राई किया है और ये वाकई में बेटर तरीका है कम्युनिकेशन करने के लिए। और इसका इतना ज्यादा तारीफ सुनता है तो दूसरा वाला मिनिस्टर इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि जो वेंसेंट कंपनी का प्रोडक्ट है वो वाकई में हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। और क्वीन भी इस बात से एग्री हो जाती है और उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्रांच खोलने के लिए तुम्हारी कंपनी के इस किंगडम में परमिशन दे देती है। और बात रहा है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी के बारे, तो मैं तुम्हारे साथ किसी की मदद करने के लिए जरूर भेज दूंगी। ये बात सुनकर एमसी उसका धन्यवाद कहता है और उससे कहने लगता है आपका धन्यवाद योर मैजेस्टी, और काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है, उसकी यहाँ पर एक वेंसेंट की सब्सिडी कंपनी खुल जाती है, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा खुश होता है और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर ऑफिशियली मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमारी जो ईस्ट किंगडम में वेंसेंट ब्रांच है वो एस्टेब्लिश होती है। तभी प्रिंसेस कहने लगते हैं कि मिस्टर जीलिंग, क्या तुम ऑलरेडी डिसाइडेड कर लिया है कि आखिर यहाँ का ब्रांच मैनेजर कौन बनने वाला? तो एमसी उससे क्या लगता है कि वो बंदा यहाँ पर जल्दी आने वाला हो। और तभी हमें रेड हायर्ड वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि इंश्योरेंस बेचने में काफी परेशानी हो रही थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, वही बंदा है ये। और एमसी कहने लगता है कि लो आ गया हमारा बंदा। तभी वो कहने लगता है कि बॉस अपन आ गया है बिडू। तभी एमसी उसका इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे क्या लगता है कि ये हमारा ब्रांच मैनेजर रहने वाला है। इस बंदे का नाम आपिंग है और वो ये बताता है कि ये हमारी इस ईस्ट किंगडम की प्रिंसेस है और वो एक दूसरे के साथ हेलो कहती है। और हमारा रेड हेयर वाला आपिंग वाला बंदा उसे इंट्रोड्यूस करता है और एमसी उससे क्या लगता है कि जो आपिंग है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और इस टैलेंट को मैंने डिस्कवर किया था जब मैं इंश्योरेंस बेचने में लगा हुआ था और कई सारे प्रमोशन के बाद वो हमारे इस कंपनी का सेल्स मैनेजर बन चुका है। तभी आपिंग उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला बॉस, मैं इस बात को श्योर रखूंगा कि हमारी जो ब्रांच है उसे अच्छे तरीके से मैनेज करूं। तभी प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि तुम्हारा बॉस वाकई में बहुत ज्यादा रिलायबल है। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जिस बंदों को जिस सिलेक्ट करता है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो मैं रिजल्ट को लेकर आज काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। तभी आपिंग उससे क्या लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी तारीफ कर रही हो प्रिंसेस।
तो एमसी उससे कहने लगता है कि मिस्टर, जो प्रिंसेस है वो एमसी से कहने लगता है कि मिस्टर जीलिंग, हमारा जो कैसा रहा कि हमारा जो प्लान तुम उसके बारे में कब सोच रहे हो चालू करने के लिए। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं कल जहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ और मैंने जो मेन ब्रांच है मुझे उसको जाकर विजिट करना होगा, उसके बाद मैं गिनी किंगडम की तरफ निकल पड़ूंगा। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मैं ये मैटर तुम्हारे हाथों में सौंप देती हूँ। तभी एमसी कहने लगता है कि ये मैटर तुम मुझ पर छोड़ सकती हो, चिंता मत करो। और सारा का सारा मैटर सॉल्व होने के बाद हमारा एमसी निकल पड़ता है अपनी नई जर्नी पर, जहाँ पर वो हमारे टीटी लेवल से कह रहा होता है कि जो ट्रिप थी इस बार की जितना सोची थी उससे ज्यादा स्मूथ निकल चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं जो फैंग है उसने मुझे यहाँ के डेमोस्ट्रेटिव प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाए हैं, मैं इनको वापस से दिखाऊंगा और अपने एम्प्लॉइज में शेयर करने वाला हूँ। और बात करें फैलादे के बारे में तो मैंने कभी इतना नहीं सोचा था कि वो हमारे साथ नहीं आने वाला, और उसने मेरे साथ ट्रेवल करना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसने मुझसे ये कहा था कि स्लाइम एक बात का ध्यान रखना कि मैं इस वक्त यहाँ पर रुकने वाला हूँ और मैं तुम्हें फेंगलू में आधे साल बाद मिलूंगा। तभी एमसी बात सुनकर हमारी लिटिल ड्रैगन से कहने लगता है कि जो कैपिटल है वो वाकई मॉडर्न लार्ज सिटी है, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने ज्यादा ऐसे ब्रूथल्स है जो अभी भी फिलहाल देखना चाहता है, इतना समय लगेगा जैसे। वैसे तुम बताओ बैक्सिस, तुम मेरे साथ बात नहीं करना चाहती हो क्या? क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? तो हमारी क्यूट सी लिटिल ड्रैगन उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं बिजी, अगर तुम वाकई में किसी से बात करना चाहते हो तो ज्यादा बोर हो तो यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि छुपकर हमारे साथ चल रहे में लगा हुआ है, तुम जाकर उससे क्यों नहीं बात करते? बंदी है वो। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि आखिरकार हमारे पीछे कोई चुपकर बैठा हुआ है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि हमें कोई फॉलो कर रहा है? और वो नीचे उतर कर देखने लगता है और पीछे जाकर देखता है तो क्या देखता है कि कौन है बे, और हमें पता चलता है कि वो तो हमारी क्यूट सी प्रिंसेस होती है सेकंड। और वो देखकर कहने लगती है कि ओ शिट, लगता है कि मुझे डिस्कवर कर लिया गया है। और एमसी भी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि मिंग चैन यू योर हाइनेस, आखिरकार आप यहाँ पर क्या करने में लगी हुई हो यार? एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार योर मैजेस्टी आप हमारी कार्ट में क्या करने में लगी हुई हो भाई? तभी लिटिल प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ऑब्वियसली बात है बिकॉज मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल करना चाहती हूँ इसीलिए। ये सुनकर एमसी क्या लगता है कि हे लिटिल ड्रैगन मेडन, आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि आखिरकार यहाँ पर कोई छुपा हुआ है? तभी लिटिल ड्रैगन उससे कहने लगती है कि इसने अपनी सभी के सभी प्रेजेंस को पूरी तरीके से हाइड कर रखा हुआ था, मैंने अभी अभी इसे डिटेक्ट किया है बस। तो प्रिंसेस उससे क्या लगती है कि अब जबकि मुझे तुम्हारे द्वारा पकड़ लिया गया है इवेंचुअली, तो आखिरकार मैंने अपने मैजिक को रिमूव कर दिया था। तो वैसे बात पता नहीं होगी, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तभी मैंने अपने मैजिक को हाइड करने के बाद इसके अंदर घुस गई थी कैपिटल के निकलने से पहले। तो एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों ट्रेवल करना चाहती हो? क्या तुम क्लियरली उस टाइप की लड़की नहीं हो जो कि घर पर रहना ज्यादा पसंद करती है? तो प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि बिकॉज मुझे तुम्हारी स्टोरीज काफी ज्यादा पसंद है और मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा समय गुजारना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से बाहर जाने में बहुत ज्यादा डर लगा करता था, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारा एटीट्यूड ने मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दिलाई है, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेवल करूंगी। भाई जिस तरह की चीजें कह रही होती है उस वक्त पूरा का पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ होता है, इसका कुछ तो गड़बड़ है। अब वो पता नहीं क्या गड़बड़ है भी या नहीं है, वो तो हम सोच रहे हैं बस। तभी प्रिंसेस से क्या लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर फेंगलू सिटीज में जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वहाँ पर ऐसा क्या है, और मैं भी गिनीयू किंगडम में घूमना चाहती हूँ और मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ दुनिया के बारे में। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि योर मैजेस्टी, भले ही तुम मेरे साथ अपनी इच्छा से आई हो लेकिन तुमसे बात भूल रही हो कि जब जितने भी लोग हैं वो ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें किडनैप कर लेकर आया हूँ। उसके बाद मेरी ब्रांच को बंद कर दिया जाएगा ईस्ट किंगडम में, अगर उन्हें एक बार पता चल गया इसके बारे में तो। और उसके बाद मेरी किंगडम के साथ जो डील थी वो तबाह हो जाएगी और मेरी कंपनी भी तबाह हो जाएगी और मेरे वर्कर्स को जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे सभी से एम्प्लॉयज को, और उन्हें एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। और फेंगलू की जो लीडरशिप है वो डेफिनेटली इस बारे में उन्हें पता चल जाएगा, तो वो मुझे वापस से पकड़ लेगी और मुझे वापस से ईस्ट में भेज दी जाएगी। फिर मुझे यहाँ पर कोई बचाने के लिए नहीं बचेगा और वर्स्ट मतलब सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में तो मुझे ब्लैक किंगडम से मदद लेनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद हमारी क्यूट सी सेकंड प्रिंसेस पाउट मारते और उससे क्या लगती है कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पर अपने रूम में नोट रखा हुआ है, वह तुम्हें कभी भी इस बात के लिए डेफिनेटली ब्लेम नहीं करने वाले। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें बस इस तरीके से नोट नहीं छोड़ सकते, ये काफी नहीं होगा हमारे लिए। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बटरफ्लाई प्रिंसेस के साथ मेरे साथ हुआ था पहले। वो अपनी इच्छा से मेरे साथ आई थी बटरफ्लाई प्रिंसेस, लेकिन फिर भी उसने मेरी जिंदगी तो बता ली थी एक बार, लेकिन मेरी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और मैं एक और प्रिंसेस अपने साथ ले जाकर नहीं फिर सकता। ये बात सुनने के बाद हमारी जो लिटिल मिडिल ड्रैगन है वो उसको घूरने लगती है। तभी प्रिंसेस अपनी जेब से कुछ निकालते और उससे क्या लगती है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा चिल्लाते हो यार, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो। ये काफी अच्छी बात हुई कि मेरे पास अभी एक कुछ सामान मौजूद। इसको देखकर एमसी क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, कोई मैजिक स्टोन? तभी प्रिंसेस एक्सप्लेन करते हुए उससे क्या लगता है कि जी हाँ, ये एक स्पेशल मैजिक स्टोन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल पावर मौजूद है स्पेस एंड टाइम की। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मैं अपने घर से कितनी ज्यादा दूरी पर, लेकिन अगर मैं इसका इस्तेमाल करती तो सेफली मैं कैपिटल में टेलीपोर्ट हो सकती और कैपिटल से यहाँ पर आ सकती है उसका इस्तेमाल करके। जब मैंने मैजिक की स्टडी करने में लगी हुई थी, यूजुअली देखा जाए तो मैंने हमेशा अपने रूम में अपने आप को बंद कर रखा हुआ था और किसी को भी अपने रूम में नहीं आने दे सकती थी। और इसीलिए सभी के सभी लोग ये सोचते हैं कि मैं काफी ज्यादा अच्छी गर्ल हूँ और मेरी सिस्टर और मदर भी मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते इस बात को लेकर। तो मुझे बस इस तरीके से प्रेजेंट करना है जैसे कि मैं अपनी मैजिक की स्टडी करने में लगी हुई हूँ अपने रूम में, और कुछ दिनों में बस ट्रिप करते रहने वापस से अपने किंगडम, और उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक्सप्लोर करने में लगी हुई नई चीज को।
बल्कि मैं एक्चुअली में मैं तुम्हारे साथ घूमने में लगी हुई हूँ। एमसी ये बात सुनकर क्या लगता है कि तुम वाकई में एक अच्छी गर्ल हो क्या? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। और अगर तुम्हें वाकई में इतना भयानक मैजिक इस्तेमाल करना है, पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करना है, तो हम वाकई में दूरी दूर तक ट्रेवल करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्थर है वो यूजलेस रहने वाला। तभी वो प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि ये वर्थ तो एमसी मतलब प्रिंसेस से पूछती है और बताने लगते हैं, खैर क्या तुम इस बात को लेकर सेटिस्फाई हो? तो एमसी उससे क्या लगता है कि वेल अगर तुम इस तरीके से करने वाली हो, अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे, खैर वो सब छोड़ो। और तभी वो एक डेविल वाली स्माइल मारता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मेरा बिजनेस पोटेंशियल है टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल कर वो काफी ज्यादा लार्ज होने वाला है और जो रिस्क है वो एक्सेप्टेबल रेंज में है, कोई बात नहीं। और अचानक से हमारी प्रिंसेस क्यूट तरीके से रोने लगती है, तो हमारा एमसी उसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और घबराते उससे क्या लगता है कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते। जिसको देखकर प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे क्या लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन हमारा एमसी यहाँ पर कुछ रूल्स रखता है और उससे क्या लगता है कि अगर तुम किसी भी डेंजर में फंस जाती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा और इमीडिएटली टेलीपोर्ट करना होगा, बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। ये बात सुनकर प्रिंसेस उससे क्या लगती है कोई बात नहीं, और अपनी लास्ट फिंगर को उसकी तरफ बढ़ाते उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मिस्टर जीलिंग हमारी डील रही, और दोनों के दोनों अपनी डील को वहीं पर सील कर देते हैं। और प्रिंसेस क्या लगती है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मैं इसके बारे में सोच रहा था, क्या तुम डायरेक्टली फेंगलू में टेलीपोर्ट नहीं हो सकती क्या? तो एमसी उससे क्या लगता है कि अगर हम लोग कई सारे लोगों को एक साथ भेजते हैं तो काफी ज्यादा मैना का इस्तेमाल होता होगा, तो इसके बदले में सभी की सभी जो प्राइसिंग है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि सबसे पहले तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना होगा इसको। तो प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो एमसी पूछता है क्यों भैया? तो प्रिंसेस उसे बताने लगती है कि मेरे जो स्पेस मैजिक टेलीपोर्टेशन वो इस तरीके से काम नहीं करता जिस जगह पर मैं कभी भी पहले नहीं गई हूँ। अगर मुझे वहां पर किसी जगह पर देखा हुई है मैंने सिर्फ वही जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम उस जगह पर नहीं जा सकती जिसपे तुम पहले नहीं गई। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फास्ट ट्रेवल सिस्टम जैसे कि गेम में हुआ करता था। अगर वाकई में ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ हर 2 वीक में ट्रेवल कर सकते हो, कोई बात नहीं। और वो लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। तभी हमारा एमसी उसे गुड आफ्टरनून कहता है और उसे जगा देता है। तो प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि मिस्टर जीलिंग जब हम लोग कैपिटल में पहुंच जाएंगे तब मुझे वहां पर जाकर तुम जियाओ यूए कहकर बुला सकते हो। इस तरीके से प्रिंसेस ये यहाँ से कहने की जरूरत नहीं है और इस तरीके से कोई भी मुझे पहचान नहीं पाए। तभी एमसी क्या लगता है कि जैसे तुम्हारी और जब स्पिरिचुअल स्टोन इस तरीके से तबाह हो रहे होते तो एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि 2 वीक के अंदर अंदर प्रिंसेस ने हर हफ्ते हर 3 से 4 दिन के बाद बाहर जाती है और वापस लौट कर आ जाती है। और इस वक्त इसने कम से कम 10 स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल कर लिया होगा अभी। ये बात सुनकर क्यूरियोसिटी जाग होती है हमारे एमसी को और पूछ लगता है कि वैसे मुझे ये बताओ कि आखिरकार एक स्टोन की कीमत कितनी होती है? तो वो प्रिंसेस से बताने लगते हैं कि हर स्टोन की कीमत कम से कम 8,000 गोल्ड है। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और क्या लगता है मन में सोचते हैं क्या 8,000 गोल्ड? ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, इसे तो पैसों की बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। मुझे अगर इतने पैसे कमाने हैं तो कम से कम 100 से ज्यादा इवेंट को बेचना होगा तब मैं इसके बराबर पहुंच पाऊंगा एक बार ट्रेवल करने के लिए। लेकिन ये तो ऐसी खर्च करने में लगी हुई है। तो प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि वाओ ये देखने में आउटसाइड वाकई बहुत अच्छा लगने में लगा हुआ है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मन में सोचते हुए कि मैं इस बात को लेकर ज्यादा ग्लैड हूँ कि मेरे एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये नहीं बैठ, मुझे आगे चलकर और भी तक केयरफुल रहना होगा जब मैं गर्ल्स के साथ अपना समय गुजारूंगा था फ्यूचर में। और जैसे वो जा रहे होते हैं तभी उनका सामना बंदिश से होता है जिसे देखकर प्रिंसेस घबरा जाती है और उससे क्या लगता है कि मिस्टर जीलिंग क्या मुझे यहाँ से भागने की जरूरत है? तो एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे लगता है कि हम लोग ठीक रहेंगे क्योंकि हमारी जो लिटिल ड्रैगन है एक ही झटके में सभी के सभी डाकुओं को उड़ा देती है। जिसको देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और उससे क्या लगता है कि वाओ लिटिल ड्रैगन मेडन तुम तो वाकई बहुत पावरफुल हो, तुम्हें एक ही हिट में सभी के सभी बंदित को अच्छा मजाक सिखा दिया है। जिसको देखकर वो लाल पड़ जाती है, लिटिल ड्रैगन इतनी तारीफ सुनती है तो वो, और उससे क्या लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। और एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतनी ज्यादा क्लोज हो जाओगे। तो लिटिल ड्रैगन उससे क्या लगती है कि हम दोनों में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था बैटल में, तो ऑफ कोर्स सी बात है हम दोनों की बिल्कुल भी हेट्रेट नहीं है, ना ही हम दोनों में किसी तरह की नफरत। और भी ये सब शर्माते हुए कह रही होती है और कह रही होती है कि मैं कभी भी इतनी ज्यादा क्यूट यंग गर्ल से नफरत कैसे कर सकती हूँ। ये बात सुनकर एमसी भी सरप्राइज होता है कि ये लड़की इसे क्यूट यंग गर्ल कह रही है और उस मूवमेंट के बारे में याद कर रहा होता है कि किस तरीके से जो बहुत ज्यादा डरावना चेहरा बनाने में हुई थी जब मैंने बटरफ्लाई का इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ बैक्सिस ने, तो वो काफी ज्यादा इंटेंस हो रही है। और अभी इसकी बैक्सिस को देखने के बाद क्या लगता है कि ऐसा अभी कंपेयर भी किया जा सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारी बैक्सिस है वो लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को पसंद करती है? और जब वो घूर रहा होता है तो बैक्सिस उसको घूरते हुए वापस देखती है, कंफ्यूज हो जाती है। तो हमारा एमसी अपनी नजर उससे हटाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवर कर लिया यहाँ पर। और तभी हमें 2 वीक बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी प्रिंसेस फेंगलू सिटी में पहुंच जाती है और उससे क्या लगता है कि अच्छा तो ये है फेंगलू सिटी, ये तो ईस्ट के मुकाबले में पूरी तरह से डिफरेंट है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि जिससे पहले कि हम लोग मेरी कंपनी में चलो मैं तुम्हें एक टूर देता हूँ। तभी हमारे एमसी को कोई बुलाने लगता है और वो सारे के सारे हमारे एमसी के एम्प्लॉयज होते हैं और वो सभी के सभी उसका स्वागत करते हैं। तो एमसी भी क्या लगता है कि सभी के सभी मुझे आपसे मिलकर दोबारा से अच्छा लगा। यहाँ पर अंकल जी उससे क्या लगता है कि हे बॉस हमने पहले ही पता लगा लिया था कि तुम यहाँ पर कब आने वाले हो, इसलिए तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। ये बात सुनने के बाद एमसी को लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तभी अंकल क्या लगता है कि बाय द वे
सभी के लोग तुम्हारी स्टोरी सुनना चाहते हैं, जो कि तुम्हारे साथ जो दो बढ़िया सी सुंदर सी ब्यूटीज खड़ी हुई है ना, उनके बारे में कि आखिरकार वह लोग कौन है, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है उनके साथ है मैं भी बता। ये बात जानने के बाद एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। और इसी शब्द के साथ हमारी इस सीरीज यहीं पर खत्म होती है, सीजन 1 कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि इसके बाद मुझे कोई नेक्स्ट चैप्टर्स नहीं मिल रहा है। अगर आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा होगा, मजा भी आ जाएगा। लेकिन आज के लिए और अभी के लिए ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जर्नी हमारे साथ आपकी काफी ज्यादा अच्छी बीती होगी। अब नेक्स्ट जर्नी में जब हम नई सीरीज लेकर आएंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो भी पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा एंड साइनिंग आउट। और गाइस अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।